हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए एक बार जल्दी से बताएंगे। ऑडिबल, विजिबल, सब कुछ परफेक्ट है? सभी को आवाज़ आ रही है? जल्दी से एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी। जल्दी से बताएंगे तो आज कितने एक्साइटेड हैं आप सभी सिंक्रोनस मशीन के कंप्लीट रिवीजन के लिए, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन आप सभी को पता है कि मशीन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आपको कहां पर होती है? सिंक्रोनस मशीन के अंदर होती है। लेकिन आज की क्लास के बाद में सिंक्रोनस मशीन का जो दिक्कत है ना, वो भी आपकी पूरी सॉल्व हो जाएगी और आपको सिंक्रोनस मशीन भी उतना ही इजी लगेगा जितना कि आपके पास में अब ट्रांसफॉर्मर आपको इजी लगता है, डीसी इजी लगता है, उतना ही इजी आपको सिंक्रोनस मशीन लगने वाला है। तो जल्दी से बताओ, तैयार हो आप सभी? शुरू किया जाए। शुरू किया जाए तो जल्दी से सभी अटेंडेंस लगा देंगे और अपने दोस्तों को सभी को लिंक भी शेयर कर देंगे। बस यार, मैं बढ़िया हूं, आप सभी कैसे हैं? चलिए तो शुरू करने से पहले आप सभी को पता है 26 जनवरी आने वाली है और जब कभी भी त्योहार आता है तो सभी स्टूडेंट को यही उम्मीद होती है कि यार सर हमारे लिए कुछ ना कुछ ऑफर जरूर लेकर आएंगे। तो मैं आपको एक बार उसके बारे में बता देता हूं और उसके बाद में हम शुरू करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे AEG बैचेज हैं उन सभी पर आपको बिगेस्ट डिस्काउंट जो है आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 2 साल के लिए अगर हम बात करें कॉम्बो बैच डी, ठीक है, आप 2 साल के अंदर आपको जो है ये आपको बेच मिलने वाला है 2699 के अंदर, यानी कि 2700 तक 2 साल के लिए। मतलब 2 साल का मतलब क्या है, ध्यान रखना, 2 साल तक आपको कहीं पर भी कोई बेच लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इसी के अंदर जितने भी नए बेचेस होंगे हमारे पास में, चाहे वो PSU से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, CBT 1 हो, CBT 2 हो, सारी चीजें आपको इसी बेच के अंदर आपको मिलने वाली है। तो आप 2 साल के लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हैं तो आप इस बेच में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप 1 ईयर के लिए अगर एनरोल करना चाहते हैं उसकी प्राइस ओनली 18 से अगर हम बात करें 1800 रुपीज में आपको मिलने वाला है। अगर आपका टारगेट ओनली RRB JEE CBT 2 का है तो CBT 2 के लिए अगर हम बात करें तो जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन है वो आपको यहाँ पर 899 रुपीज में आपको मिलने वाली है। तो आप इसके अंदर अपनी एनरोल कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन है आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप सभी को पता है कि एक और चीजें कि हमारे पास में जो PSUs के बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, रोज अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको जरूर देखने को मिल रहा है। तो PSU से रिलेटेड जितना भी डेडिकेटेड आपके पास में कोर्सेज हैं, जितने भी आपको एग्जाम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए हमारा एक नया बैच शुरू होने वाला है। उसका नाम है आरंभ बैच, जो आपको कंप्लीट PSUs के लिए अगर हम बात करूं, चाहे RRB JEE CBT 2 हो, चाहे आपके पास में SSC JEE का एग्जाम हो, सारे PYQs मैं इसके अंदर आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। ये ऐसा मत सोचना कि ओनली BHEL के लिए होगा, नहीं। आने वाले जितने PSUs होंगे, एक साल में जितने भी PSUs आएंगे, हर एग्जाम के क्वेश्चन इस बैच में आपको मिलेंगे। और चाहे वो RRB भी CBT 2 का पेपर आने वाला है, उसके भी क्वेश्चन हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं वो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं इस बैच के अंदर। ओनली कितने में, ध्यान रखना, 499 रुपीज में एक साल तक जितने भी PSUs के एग्जाम होंगे, चाहे वो DFCCIL हो, चाहे BHEL हो, चाहे HPCL हो, हर एग्जाम के क्वेश्चन आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो। अगर किसी को रिकॉर्डिंग बैच चाहिए जो जॉब पर है, तो रिकॉर्डिंग बैच अपनी प्रिपरेशन आप 1299 के अंदर 1300 में आपको रिकॉर्डेड बैच आपको मिल रहा है। और स्पेशली SSC JEE फाउंडेशन बैच जो है वो आपको 1700 के अंदर मिल रहा है, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट है कि सर मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी आपको आई थिंक 89 रुपीज के अंदर एप्लीकेशन पर आप देखेंगे तो आपको 89 रुपीज में PYQs आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और PGCL जिसका टारगेट है तो वो आप 499 रुपीज में अपनी प्रिपरेशन है वो शुरू कर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है, तो आप अपने दोस्तों को, जूनियरों को, सभी को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए तो अब अपन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिलिकॉनस मशीन ऐसा पढ़ाइएगा कि समझ में आ जाए। डेफिनेटली यार, अभी तक समझ में आया ना, तो आगे भी सब कुछ समझ में आ गया, समझ में आएगा ना। चलो तो शुरू करें, स्टार्ट करें। तैयार हैं आप सभी? तो अगर हम बात करें तो हमारा जो टॉपिक है वो है सिंक्रोनस मशीन। वो क्या है? सिंक्रोनस मशीन। अगर हम बात करें तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर यहां पर भी एक वर्ड आ रहा है, देखो कौन सा? ये वर्ड आ रहा है मशीन। जहां पर ये वर्ड आपको देखने को मिल जाए, मशीन वाला वर्ड, जहां पर भी ये वर्ड देखने को मिल जाए मशीन, तो ये ध्यान रखना, मशीन के अंदर हमेशा दो पार्ट होंगे। कौन कौन से? एक होगा हमारे पास में मोटर, दूसरा क्या होगा? जनरेटर। लेकिन यहां पर हम जो वर्ड यूज करते हैं वो सिंक्रोनस जनरेटर हम वर्ड यूज करेंगे, या तो हम सिंक्रोनस जनरेटर हम वर्ड यूज करेंगे, और या फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंक्रोनस मोटर हम लिखेंगे।
सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मोटर पूरा लिखना है आपको, है ना। ये जो सिंक्रोनस जनरेटर है इसी का एक और नाम होता है अल्टरनेटर। इसी को हम क्या बोल के चलते हैं, अल्टरनेटर हम बोल के चलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर जो है वो हम इसको बोल के चलेंगे। तो अगर आपको कभी सिंक्रोनस जनरेटर बोल दिया जाए, अल्टरनेटर बोल दिया जाए, बात एक ही है हमारे पास में। नेक्स्ट, मशीन के अंदर मैंने क्या बोला, हमेशा दो वाइंडिंग होती है हमारे पास में। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास में फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, और दूसरी हमारे पास में क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग अगर हम बात करें, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग अगर हम बात करें, यहां पर ध्यान रखना, सिंक्रोनस मशीन में फील्ड वाइंडिंग कहां पर होती है, रोटर पर होती है। फील्ड वाइंडिंग कहां पर होती है, रोटर पर। आर्मेचर वाइंडिंग कहां पर होती है, स्टेटर पर। कहां पर, ध्यान रखना, सिंक्रोनस मशीन के अंदर फील्ड वाइंडिंग रोटर पर होती है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर होती है। एग्जामिनर ये पूछता है कि क्यों हम ऐसा करते हैं कि फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर रखते हैं, जबकि डीसी मशीन में ऐसा नहीं करते हैं। डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर होती है, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर होती है। तो हमें ऐसा रखने से क्या क्या एडवांटेज मिलेगा। तो अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि बताओ एडवांटेज क्या होंगे, किसके एडवांटेज, ध्यान रखना कि अगर हम फील्ड वाइंडिंग को कहां पर रखें, तो फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखें और आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर रखें, तो क्या क्या एडवांटेज मिलेगा। जल्दी से आप टाइप करके बताएंगे क्या क्या एडवांटेज होगा। तो अगर मैं एडवांटेज की बात करूं यहां पर, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा हमारे पास में, पावर आउटपुट हमें ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, मोर पावर आउटपुट। यहां लिख देना क्या मिलेगा आपके पास है, मोर पावर आउटपुट। तो पहला हमारे पास में एडवांटेज क्या है, पावर आउटपुट हमें ज्यादा मिलेगा। दूसरा अगर हम बात करें यहां पर, तो दूसरा आउटपुट हमारे पास में क्या होगा, बेटर इंसुलेशन हमारे पास में रहेगा। ठीक है, बेटर इंसुलेशन हमारे पास में होगा, बहुत आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। बेटर इंसुलेशन हमारे पास में होगा, बेटर इंसुलेशन हमारे पास में होगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, इफिशियंट कूलिंग हमारे पास में होगा। क्या होगा, इफिशियंट कूलिंग हमारे पास में होगा। इफिशियंट कूलिंग, बेटर इंसुलेशन अगर हम बात करें यहां पर, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, ओनली 2 स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर्ड। ओनली 2 ही स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, कम लगेगी। तो लो कॉस्ट हमारे पास में होगा, लो कॉस्ट हमारे पास में होगा। तो ये सारे एडवांटेज होंगे किसके, ध्यान रखना, अगर हम फील्ड वाइंडिंग को कहां पर रखें। चलिए, करेक्ट आंसर है विक्रम, एकदम सही आंसर है। तो यहां पर ध्यान रखना, ओनली 2 ही स्लिप रिंग, मोर पावर आउटपुट ज्यादा मिलता है, बेटर इंसुलेशन होता है, एफिशिएंट कूलिंग होता है, ओनली 2 स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और पैसा हमारे पास में क्या होगा, कम लगेगा। तो ये सारे एडवांटेज हमें मिलते हैं। क्यों, कहां, कब मिलते हैं, जब हम क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखेंगे और आर्मेचर वाइंडिंग को हम स्टेटर पर रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। अब सिंक्रोनस मशीन में हम 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप के हम कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारे पास में, पहला हमारे पास में होगा सिलेंड्रिकल रोटर। क्या होगा हमारे पास में, सिलेंड्रिकल रोटर, सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन होगा हमारे पास में। और दूसरा होगा सेलिएंट पोल रोटर। क्या होगा, सेकंड सेलिएंट पोल रोटर हमारे पास में होगा, सेलिएंट पोल रोटर हमारे पास में होगा। इसी को सिलेंड्रिकल रोटर को अपन ये भी बोल देते हैं नॉन सेलिएंट पोल। क्या बोलते हैं अपन इसी को, नॉन सेलिएंट पोल। तो कभी कभार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए नॉन सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन आपको दे देता है। तो ध्यान रखना, नॉन सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन का मतलब क्या होगा, वो सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन की ही बात कर रहा है हमारे पास में ना। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके बाद में, तो आपको यहां पर एडवांटेज या कंपैरिजन पूछेगा सिलेंड्रिकल रोटर एंड सेलिएंट पोल रोटर के अंदर। तो समझना, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, पहला हमारे पास में क्या होगा, सिलेंड्रिकल रोटर, सिलेंड्रिकल रोटर, सिलेंड्रिकल रोटर, और दूसरा हमारे पास में क्या होगा, सेलिएंट पोल रोटर। सिलेंड्रिकल रोटर, सेलिएंट पोल रोटर हमारे पास में होगा सिंक्रोनस मशीन। सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन जो है किस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है वो मैं आपको बता देता हूं। सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन के अंदर जो है हमारा कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का होता है। जैसे मान के चलो, ये हमारे पास में स्टेटर है और ये हमारे पास में क्या है, रोटर है। ये हमारे पास में क्या है, रोटर है। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन के अंदर होगा। और ये जो पार्ट है ये हमारे पास में होगा एयर गैप। लेकिन अगर मैं सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन में बात करूं, तो सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का होगा कि ये पार्ट हमारे पास में क्या है, स्टेटर है। ये पार्ट हमारे पास में क्या है, स्टेटर है। ये स्टेटर है। बट यहां जो रोटर है वो कुछ इस तरह का होता है। रोटर जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस टाइप का होगा। यहां पर रोटर कंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का होगा।
रोटर हम इस तरह का यूज करते हैं जो डीसी मशीन में नॉर्मली यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास में क्या होता है, रोटर यहां पर होगा, ये हमारे पास में क्या होगा, रोटर होगा। इस पर यहां पर हम क्या करेंगे, वाइंडिंग जो है वो हम प्लेस करेंगे, यहां पर हम वाइंडिंग जो है वो प्लेस करेंगे। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन किस में होगा, ये कंस्ट्रक्शन हमारे पास में होने वाला है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन किस में होगा, ध्यान रखना, इस तरह कंस्ट्रक्शन किसके अंदर होगा, तो ये होगा सेलियंट पोल सिंक्रोनस मशीन के अंदर। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये जो मैंने बना रखा है ध्यान रखना, ये हमारे पास में होगा एयर गैप, ये हमारे पास में क्या होगा, एयर गैप होगा, ध्यान रखना, ये क्या होगा, एयर गैप हमारे पास में रहेगा। और यहां पर एयर गैप आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारे पास में क्या होगा, एयर गैप होगा। अगर आप इन कंस्ट्रक्शन को अगर आप ढंग से देखेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि सेलियंट पोल सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन में एयर गैप क्या है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे। यहां पर एयर गैप जो है, यहां पर आपको, अच्छा ठंड नहीं लगती मुझे, नहीं यार, एक्चुअली इस कमरे में इतनी सारी लाइटिंग होती है, बोर्ड होता है, सिस्टम होते हैं कि उसकी हीट इतनी आती है कि ठंड नहीं लगती इस कमरे के अंदर। कोई दिक्कत नहीं डियर, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। चलिए जल्दी से बताएंगे, यहां पर एयर गैप आपको क्या दिख रहा है और यहां पर एयर गैप क्या दिख रहा है, ऑलरेडी मैंने डायग्राम में आपको बता दिया है। यहां पर क्या होगी, ध्यान रखना, यहां पर आर्मेचर वाइंडिंग होगी, यहां पर कौन सी वाइंडिंग होगी, तो यहां पर आर्मेचर वाइंडिंग होगी, क्योंकि बाहर वाला पार्ट स्टेटर का है, ये अंदर वाला पार्ट रोटर का है। तो रोटर पर यहां पर क्या होगी, इधर हमारे पास में फील्ड वाइंडिंग होगी। तो ये जो अंदर है, ये ध्यान रखना रोटर का पार्ट है, इस पर ये फील्ड वाइंडिंग होगी, रोटर पर फील्ड वाइंडिंग हमारे पास में रहेगी। और ये बाहर वाला जो पार्ट है, ये हमारे पास में आर्मेचर वाइंडिंग होगी। आर्मेचर वाइंडिंग ध्यान रखना कौन सी होती है, आर्मेचर वाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो आर्मेचर वाइंडिंग 3 फेज हमारे पास में होती है। फील्ड वाइंडिंग की अगर हम बात करें तो सिंगल फेज वाइंडिंग हमारे पास में होती है। फील्ड वाइंडिंग क्या होगी, सिंगल फेज वाइंडिंग हमारे पास में होगी। चलिए, तो एयर गिप हमारे पास में क्या है, यूनिफॉर्म। बेटा बहुत आराम से चल रहे हैं, यस टेंशन मतलब, धीरे धीरे ही चल रहे हैं, आपको हर एक पॉइंट सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, तो समझ लेना। यहां पर क्या होगा, हमारे पास में आर्मेचर वाइंडिंग होगी, वो 3 फेज होगी। फील्ड वाइंडिंग हमारे पास में क्या होगी, सिंगल फेज होगी। स्टेटर और रोटर के बीच का यहां पर एयर गैप यूनिफॉर्म होगा, यहां पर एयर गैप क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होगा, ध्यान रखना, एयर गैप, एयर गैप क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। एयर गैप हमारे पास में क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें एयर गैप क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। एयर गैप की अगर मैं बात करूं तो एयर गैप हमारे पास में क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास में होगा, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप इसके अंदर होगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इधर फील्ड वाइंडिंग देखो, ये फील्ड वाइंडिंग अंदर पूरे में फैली हुई दिख रही है, ये पूरी फैली हुई है, तो फील्ड वाइंडिंग यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। फील्ड वाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होगी, ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास में रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास में होगी। अगर मैं यही आर्मेचर यहां पर बात करूं फील्ड वाइंडिंग की, ध्यान रखना, तो यहां पर फील्ड वाइंडिंग ओनली यही यहीं पर प्लेस है, तो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहां पर फील्ड वाइंडिंग क्या होगी, ध्यान रखना, फील्ड वाइंडिंग जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हमारे पास में होगी, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग यहां पर होगी। जल्दी से बताएंगे, आर्मेचर वाइंडिंग चाहे वो सिलेंड्रिकल रोटर हो चाहे सेलियंट पोल रोटर हो, यहां पर आर्मेचर वाइंडिंग होगी, ध्यान रखना। और ये आर्मेचर वाइंडिंग में 3 फेज होंगे, आर वाई बी। और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो पूरे में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो आर्मेचर वाइंडिंग तो दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, लेकिन फील्ड वाइंडिंग यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और आर्मेचर वाइंडिंग यहां पर क्या रहेगी, कॉन्सेंट्रेटेड हमारे पास में रहेगी। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो मैंने क्या बोला कि ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होगी, अभी मैंने आपको बताया ये क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ये हमारे पास में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और यही डिस्ट्रीब्यूटेड यहां पर भी होगी, यही हमारे पास में क्या होगी, ध्यान रखना, ये आर्मेचर वाइंडिंग हमारे पास में होगी और यही हमारे पास में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास में रहने वाली है। तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास में होगी। यहां पर भी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। फील्ड वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, फील्ड वाइंडिंग यहां कॉन्सेंट्रेटेड होगी। यहां एयर गैप यूनिफॉर्म होगा, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप हमारे पास में रहेगा। अगर एयर गैप यूनिफॉर्म होने से होगा क्या, अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर एयर गैप ठीक है यूनिफॉर्म होगा, लेकिन उसको यूनिफॉर्म होने से होगा क्या। तो एयर गैप हमारे पास में यूनिफॉर्म होने से क्या होगा, तो रिलक्टेंस हमारे पास में क्या रहेगा, ध्यान रखना, रिलक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रिलक्टेंस हमारे पास में क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां पर रिलक्टेंस कांस्टेंट रहेगा। और अगर सेलियंट पोल में अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, यहां पर ये एक्सिस होती है, इसको हम बोल के चलते हैं डायरेक्ट एक्सिस।
ये डायरेक्ट एक्सिस होती है, ये क्वाड्रेचर एक्सिस होती है। ये ध्यान रखना, ये क्या होगी, डी एक्सिस डायरेक्ट एक्सिस होगी हमारे पास में, और ये होती है हमारे पास में क्वाड्रेचर एक्सिस। जल्दी से आप मुझे बताएंगे यहां पर डायरेक्ट एक्सिस पर रिलक्टेंस यहां पर क्या होगा, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? आपको एग्जामिनर पूछेगा कि सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन में कहां पर आपका रिलक्टेंस से वो मैक्सिमम होता है। ऑप्शन में लिखा होगा डायरेक्ट एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस, आपसे बोलेगा बोथ सेम रहेगा, दोनों एक्सिस पर सेम रहेगा। क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएंगे फास्ट, जल्दी से आंसर आप रिप्लाई करते रहो ताकि इंगेजमेंट बना रहेगा। और बाकी अपने दोस्तों को सभी को शेयर भी कर दीजिए, जो पहली बार चैनल पर है सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है और अटेंडेंस भी लगानी है। तो क्या होगा, यहां पर ध्यान रखना डायरेक्ट एक्सिस पर देखो लेंथ ऑफ एयर गैप बहुत कम है। अगर एयर गैप की लेंथ बहुत कम है तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, 1/μ इंटू L/A होता है हमारे पास में। तो लेंथ ऑफ एयर गैप कम होने की वजह से यहां पर जो रिलक्टेंस होगा वो कम होगा हमारे पास में। तो यहां पर रिलक्टेंस मिनिमम होता है, यहां पर रिलक्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो अगर हम बात करें यहां पर क्या होगा, ध्यान रखना, इधर में बात करूं मैं तो रिलक्टेंस की अगर हम बात करें, रिलक्टेंस तो अगर हमारे पास में दो एक्सिस होती हैं, एक डी एक्सिस होती है और दूसरा हमारे पास में क्या होगा, क्यू एक्सिस हमारे पास में रहेगी। डायरेक्ट एक्सिस पर जो रिलक्टेंस होगा, डायरेक्ट एक्सिस पर जो रिलक्टेंस होगा वो हमारे पास में क्या रहेगा, वो मिनिमम होगा हमारे पास में। बट क्वाड्रेचर एक्सिस पर जो रिलक्टेंस होगा वो हमारे पास में क्या होगा, मैक्सिमम हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें परमियंस बोले तो इसका उल्टा कर देना है ना, परमियंस बोलेगा तो क्या करना है, इसका आपको उल्टा यहां पर कर देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस पॉइंट पर तो आपको यहां पर पूछा जाएगा इसके अंदर इसको कहां यूज करते हैं, जल्दी से बताओ। सिलेंड्रिकल रोटर को कहां यूज करते हैं, हाई स्पीड एप्लीकेशन या लो स्पीड एप्लीकेशन? तो ध्यान रखना सिलेंड्रिकल रोटर जो हमारे पास में कंस्ट्रक्शन है उसको यूज किया था स्टीम पावर प्लांट में, जिसको अपन बोल के चलते हैं टर्बो अल्टरनेटर भी हम बोल के चलते हैं। ध्यान रखना इसको हम यूज करते हैं हाई स्पीड एप्लीकेशन के अंदर। कहां पर यूज करते हैं, ध्यान रखना, यूज्ड इन थर्मल या स्टीम पावर प्लांट, थर्मल या फिर क्या होगा हमारे पास में स्टीम पावर प्लांट। तो इसको अपन क्या करते हैं, थर्मल या स्टीम पावर प्लांट में हम इसको यूज करते हैं। सो ऑल्सो कोल्ड, इसीलिए अपन इसको क्या बोल के चलते हैं, इसीलिए इसको अपन बोल के चल के हम टर्बो अल्टरनेटर, क्या बोलते हैं अपन इसी को, टर्बो अल्टरनेटर भी हम इसको बोलकर चलते हैं। तो कभी भी अगर आपको एग्जामिनर टर्बो अल्टरनेटर के नाम से पूछ ले तो वो सिलेंड्रिकल रोटर की बात कर रहा होगा हमारे पास में, लेकिन इसको हम यूज करते हैं कहां पर, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर। यूज्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में हम इसको यूज करते हैं। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सो ऑल्सो कोल्ड हाइड्रो अल्टरनेटर। क्या होगा हमारे पास में, हाइड्रो अल्टरनेटर हम इसको बोल के चलते हैं, हाइड्रो अल्टरनेटर जो है हम इसको बोल के चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंदर तो यहां पर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाई स्पीड एप्लीकेशन। करेक्ट आंसर है सभी को। इसको अपन हाइड्रो अल्टरनेटर बोल के चलते हैं क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में हम इसको यूज करते हैं। लो स्पीड एप्लीकेशन में कहां पर, ध्यान रखना यहां पर लिख देना यूज्ड इन हाई स्पीड एप्लीकेशन, इसको हम हाई स्पीड एप्लीकेशन में हम इसको यूज करते हैं। इसको हम यहां पर यूज करते हैं कहां पर, ध्यान रखना यूज्ड इन लो स्पीड एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। ये टेबल कंप्लीट होगी तो मान के चलना आप अपने हर एक एग्जाम का एक क्वेश्चन पक्का कर दे रहे हो, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है जो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद में तो अगला पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में होगा, यहां पर आपसे पूछेगा डायमीटर और कोर लेंथ के बारे में ना। चलिए जल्दी से बताओ, एक्सल लेंथ या कोर लेंथ और डायमीटर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डायमीटर क्या होता है, एक्सल लेंथ क्या होती है। यहां पर भी आपसे यही पूछा जाएगा, एक्सल लेंथ एंड अगर मैं बात करूं यहां पर डायमीटर के बारे में, एक्सल लेंथ और डायमीटर के बारे में अगर हम बात करें तो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन लार्ज होता है और कौन सा स्मॉल होता है। तो ध्यान रखना इस केस में अगर मैं बात करूं यहां पर डायमीटर लार्ज होता है और एक्सल लेंथ क्या होती है हमारे पास में, स्मॉल होती है हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर। यहां डायमीटर क्या होता है, स्मॉल होता है और यहां पर एक्सल लेंथ क्या होती है हमारे पास में, लार्ज हमारे पास में होती है। तो ये भी आपको एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन जो है वो पूछेगा जरूर। क्लियर है? तो यहां तक अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, इसको हाई स्पीड में अपन क्या करते हैं, हाई स्पीड एप्लीकेशन में बनाने के लिए हम यहां पर जनरली 2 and 4 पोल का अपन बनाते हैं।
जनरली 2 एंड 4 पोल का बनाते हैं। मैक्सिमम स्पीड जो इसकी आती है वो 3000 आरपीएम आती है। मैक्सिमम स्पीड 3000 आरपीएम यहाँ पर पॉसिबल हो पाती है। जनरली इसको अपन डिजाइन करते हैं 6, 8 और 10 पोल के लिए अपन डिजाइन करते हैं। इसको जो अपन डिजाइन करते हैं कितने के लिए ध्यान रखना है, डिजाइन जो हम करेंगे 6, 8 और 10 पोल के लिए हम इसको डिजाइन करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो यहां तक एक बार जल्दी से बताओ, थोड़ा सा एनर्जी दिख जानी चाहिए कि यहां तक की चीजें सभी को क्लियर हैं, कंप्लीट हैं, एक बार जल्दी से बता दो। बाकी आजकल यार कहां पर सभी कहां चले गए, शेयर वेयर कीजिए, उनको बोलिए भैया लाइव रहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ना आप जितने ज्यादा लाइव रहोगे उतना मोटिवेशन मेरा हाई रहेगा। ऐसे कम होती जाएगी तो फिर हमारा मोटिवेशन डाउन होता जाएगा, है ना। मोटिवेशन डाउन होने का मतलब धीरे धीरे फिर क्लास के ड्यूरेशन कम होते जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। थकान नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर वो स्ट्रेंथ देखकर लगना चाहिए कि हाँ चलिए ठीक है, और आपको पढ़ाना चाहिए ना। ऑल क्लियर है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हमारे पास में। तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं, जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सारा किसके लिए होगा, ध्यान रखना, सिलेंड्रिकल रोटर के लिए। किसके लिए, ध्यान रखना, सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन, सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन। तो देखो ये 2 घंटे की क्लास तो निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 से 2 घंटे की क्लास में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन संडे की जो मैराथन है, संडे की जो इस बार हुई थी, इस बार जो संडे की क्लास हुई थी मैराथन, आपको पता है कि लगभग 9 घंटे तक मशीन मैंने आपको पढ़ाया था। सेम इसी संडे को भी आपकी एक क्लास है पावर स्टम की, लेकिन वो 8-9 घंटे ऐसे नहीं निकलेंगे ना इसी स्ट्रेंथ के साथ में ना। तो संडे को जरूर आप लाइव रहिएगा, नहीं तो फिर उतनी लंबी क्लास देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर मोटिवेशन ही नहीं आता है ना क्लास करने का, क्योंकि आप सीरियस होंगे तभी जाकर मोटिवेशन आएगा। तो जो भी ऑफलाइन देख रहे हैं, संडे को जरूर आपको लाइव रहना है, वही मॉर्निंग में 7 बजे अपन शुरू करेंगे। और टीएनडी मेरा टारगेट रहेगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पूरा उसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे ना। चलिए, तो अपन बात करते हैं यहां पर सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन। सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन में अगर हम बात करें तो देखो, सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं क्या है हमारे पास में। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का हमारे पास में कंस्ट्रक्शन होता है। चलिए, इस तरह का हमारे पास में कंस्ट्रक्शन होगा। और ये हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में होता है रोटर। ये हमारे पास में क्या होगा, तो ये हमारे पास में रहेगा रोटर। ये होगा एयर गैप जो भी मैंने आपको बताया था। यहां पर क्या होगी हमारे पास में, तो ये होगी हमारी फील्ड वाइंडिंग, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग होगी रोटर पर। यहां पर क्या होगी, ये हमारे पास में होगी आर्मेचर वाइंडिंग, ये हमारे पास में क्या होगी, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। और यहां पर होगी आर्मेचर वाइंडिंग, है ना, ये होगी आर्मेचर वाइंडिंग 3 फेज। तो ये जो है ये हमारे पास में है आर्मेचर वाइंडिंग, ये हमारे पास में क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये हमारे पास में है फील्ड वाइंडिंग, क्या है, फील्ड वाइंडिंग। ये हमारे पास में क्या है, फील्ड वाइंडिंग हमारे पास में होगी। चलिए, तो ये हमारे पास में है, अंदर वाली फील्ड वाइंडिंग है पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये भी इस पूरे में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो यानी कि दोनों ही वाइंडिंग हमारे पास में यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अब देखो यहां पर करंट जो फ्लो होगा ना, करंट यहां पर इन वाइंडिंग में से मान लो करंट हमारे पास में बाहर आ रहा है, यहां से करंट बाहर आ रहा है और अंदर करंट हमारे पास में जा रहा है। अब ये कैसे है, तो देखो आप ऐसे समझो, जैसे वाइंडिंग का ओरिएंटेशन होगा इसके ऊपर, है ना। तो यहां से करंट अगर बाहर आ रहा होगा और ऐसे करंट यहां अंदर जा रहा होगा। करंट जब अंदर जाता है तो हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, और बाहर जब आता है तो हमारे पास में डॉट से अपन डिनोट करते हैं। तो सेम मैंने यहां पर क्रॉस और डॉट का मतलब क्या है, ये करंट बाहर आ रहा होगा और ये करंट हमारे पास में अंदर जा रहा होगा। तो जब हमारे पास में ये जो फील्ड वाइंडिंग होगी, और जो मैं आपको सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन में जो मैं चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो अल्टरनेटर के बारे में है, मोटर के बारे में नहीं है। ध्यान रखना, किसके बारे में, अल्टरनेटर। अभी आपको यहां पर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी ना। अल्टरनेटर के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मोटर के बारे में नहीं। मोटर के बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। तो अल्टरनेटर में यहां पर करंट बाहर आ रहा है, यहां पर करंट बाहर आ रहा है। तो जब भी अगर आपको करंट की बात करनी है ना, देखो ऐसे करंट जा रहा है अंदर, ऐसे करंट बाहर आ रहा है, इस तरीके से जा रहा है। तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर फ्लक्स क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। फ्लक्स यहां पर क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और जहां पर भी फील्ड फ्लक्स होता है, जहां पर भी ये फील्ड फ्लक्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसको डायरेक्ट एक्सिस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सिस हम बोल के चलते हैं। और उससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर जो एक्सिस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेचर एक्सिस। आप मुझे बताएंगे यहां पर डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस पर रिलक्टेंस क्या होगा, किस पर मिनिमम होगा, किस पर मैक्सिमम होगा, जल्दी से बताएंगे
किस पर मिनिमम होगा और किस पर मैक्सिमम होगा? सर कुछ बताइए, कल मैं आपके लिए एक गाइडेंस सेशन प्लान करता हूँ बेटा। संडे को वही मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे अपन। मोटिवेशन क्यों नहीं आ रहा है? मोटिवेशन जो है वो, मोटिवेशन आगे आने वाला सपना जो है उसको थोड़ा सा जगाओ कि भैया सरकारी इंजीनियर बनना है, ठीक है? नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? सरकारी नौकरी चाहिए। चलो, क्या होगा हमारे पास में? तो कोई बोला सर डी एक्सिस पर मैक्सिमम होगा। बेटा दोनों पर सेम रहेगा। कोई बोला सर डी एक्सिस पर मिनिमम और मैक्सिमम। बेटा यहाँ पर आओ, थोड़ा सा जग जाओ जल्दी से। कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हैं आप, ट्रांसफॉर्मर या इंडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर तो लेंथ ऑफ एयर गैप दोनों ही हमारे पास में क्या है? सेम है। अगर लेंथ ऑफ एयर गैप हमारे पास में सेम है तो रिलक्टेंस भी क्या होगा हमारे पास में? सेम होगा। तो ध्यान रखना, इसी गलती मत करना। सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन में डायरेक्ट एक्सिस हो या क्वाड्रेचर एक्सिस हो, रिलक्टेंस हमेशा हमारे पास में क्या होता है? सेम होता है। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ एयर गैप हमारे पास में क्या होती है? सेम हमारे पास में होती है। तो ये चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी, क्लियर है? तो चलिए, अगर हम बात करें यहां पर, तो मैंने क्या बोला कि मैंने बोला यहां पर इस तरीके से करंट आ रहा होगा, ऐसे करंट आ रहा होगा, तो फ्लक्स यहां से हमारे पास में जाएगा, फ्लक्स यहां से जाएगा। ये फ्लक्स किसको कट करेगा? आर्मेचर वाइंडिंग को कट करेगा, और आर्मेचर वाइंडिंग को कट करने की वजह से यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसी को मैं दूसरे डायग्राम से आपको सॉरी समझा देता हूं, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, समझो, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारी क्या है? फील्ड वाइंडिंग है। और यहां पर क्या है? ये हमारी है आर्मेचर वाइंडिंग है। ये हमारी क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग है। यहां पर क्या है? ये हमारी क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग हमारे पास में है। आर्मेचर वाइंडिंग हमारे पास में। इधर हमारे पास में क्या कनेक्ट होगा? तो यहां पर हमारे पास में होगा लोड, ध्यान रखना। यहां पर हम क्या कनेक्ट करेंगे? इधर हमारे पास में क्या होगा? लोड होगा। यहां पर ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इसको हम यहां पर डीसी सप्लाई देंगे, उससे यहां पर करंट आईएफ फ्लो होगा। डीसी सप्लाई अपन किसकी हेल्प से देते हैं? शंट जनरेटर की हेल्प से अपन यहां पर सप्लाई देके चलेंगे। तो ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है। ये हमारे पास में क्या होगा? फील्ड वाइंडिंग है। और फील्ड वाइंडिंग कहां पर होगी? रोटर पर हमारे पास में होगी। ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग है? ध्यान रखना, आर्मेचर वाइंडिंग हमारे पास में है। और आर्मेचर वाइंडिंग कहां पर होगी? ध्यान रखना, स्टेटर पर हमारे पास में होगी। स्टेटर पर हमारे पास में होगी। हम अल्टरनेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल इनपुट हम देंगे। हम इस रोटर को यहां पर रोटेट करवाएंगे। जब ये रोटर को रोटेट करवाएंगे तो यहां जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये फ्लक्स क्या करेगा? इस वाइंडिंग को कट करेगा। इस वाइंडिंग को कट करने की वजह से यहां पर हमारे पास में क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ईएफ हमारे पास में आएगा। और यहां जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो यहां जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जल्दी से बताएंगे, ये जो ईएमएफ हमारे पास में है, यहां के फ्लक्स से क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ 90 डिग्री से लेग करेगा या फिर 90 डिग्री से लीड करेगा। जल्दी से आंसर बताएंगे सभी, है ना? जल्दी से बताएंगे। अरे यहाँ पढ़ाई पर फोकस करो, बातें नहीं करनी। मतलब ऐसे टॉपिक में आकर आपको बातें करना सोच रहा है, बिल्कुल भी आपके पास साइलेंट होकर यहाँ पर फोकस करना है, बिल्कुल कोई बात नहीं करनी, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, उसका आपको जवाब देना है। जल्दी जल्दी बताएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर ये जो फ्लक्स है इसको कट करेगा, उसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा? हमारे पास में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस फ्लक्स से क्या करेगा? 90 डिग्री से लेग करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर फेजर बनाऊं अगर इसका, तो फेजर क्या बनेगा कि यहाँ पर आप बना लो इधर ईएमएफ, ये होगा फ्लक्स, और फ्लक्स से 90 डिग्री से लेग करेगा कौन? बताओ, ईएमएफ। तो ये मैं बात कर रहा हूं, इधर हमारे पास में क्या है? ये है फील्ड फ्लक्स, या इधर है फील्ड एमएमएफ। ये क्या है बताओ? ध्यान रखना, नाम लिख देता हूं मैं यहां पर। ये होगा फील्ड फ्लक्स, ये हमारे पास में क्या होगा? फील्ड एमएमएफ, फील्ड एमएमएफ। और यहां से भी आपको समझ में आएगा कि मैं इस चीज को कहां से रिलेट करना चाह रहा हूं। ये हमारे पास में क्या होगा? ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएफ होगा। 90 डिग्री से हमारे पास में क्या होगा? लेग करेगा। और ये हमारे पास में क्या होगा? रोटेशन हमारे पास में रहेगा। तो ये हमारा फेजर डायग्राम होगा कहां पर? एट नो लोड कंडीशन पर। कहां पर? ध्यान रखना, एट नो लोड कंडीशन पर ये हमारा फेजर डायग्राम होगा। अब आपको एग्जामिनर यहां पर क्वेश्चन ये पूछेगा
कि अभी लोड की बात हमने नहीं की है। अब देखो जैसे ही हम यहां लोड कनेक्ट करेंगे, क्या बोला मैंने, जब हम यहां पर लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड कनेक्ट करेंगे तो यहां से आर्मेचर करंट आएगा, ये आर्मेचर करंट आएगा, ये आर्मेचर करंट इस आर्मेचर वाइंडिंग से होकर आएगा, ये आर्मेचर वाइंडिंग क्या करेगी, यहां पर आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, ये आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स पर इंपैक्ट करेगा और उसी से हमारी आएगी आर्मेचर रिएक्शन। तो आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ यहां पर आर्मेचर रिएक्शन जो है वो किस किस नेचर की होगी। मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, अल्टरनेटर में बात कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो यहां पर हम बात करते हैं किसके बारे में, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं अल्टरनेटर के बारे में। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के अंदर आपसे बोल दिया जाएगा कि पहला लोड कौन सा है, ध्यान रखना, जीरो पावर फैक्टर लेगिंग लोड है। क्या बोलेगा, जीरो पावर फैक्टर लेगिंग लोड है। बताओ आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी, जल्दी से बताएंगे। आर्मेचर रिएक्शन के बारे में आपसे पूछेगा, जीरो पावर फैक्टर लेगिंग लोड पर अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी, जल्दी से बताओ। फील्ड में यहां पर डीसी सप्लाई देते हैं, एसी नहीं देते हैं ना, फील्ड में हम यहां पर डीसी सप्लाई देते हैं। हाँ, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फ्लक्स। ये जो आर्मेचर फ्लक्स है, ये जो आर्मेचर फ्लक्स है, मैंने क्या बोला, मेन फ्लक्स पर अफेक्ट करेगा, उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन बोलेंगे। अब आर्मेचर रिएक्शन का नेचर हम देख रहे हैं किसके बारे में, जीरो पावर फैक्टर लेगिंग लोड पर। ध्यान रखना, अगर लेगिंग लोड की वो बात करेगा तो आप यहां पर क्या करना, करंट को लेग करवा देना, वोल्टेज से लेग करवा देना। तो लेगिंग लोड में यहां पर इधर आर्मेचर फ्लक्स आएगा, आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स का अपोज करेगा, अपोज करने का मतलब रिडक्शन होगा। जब भी रिडक्शन हमारे पास में कभी भी हुआ तो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगी। कुछ लिख रहे हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, गलत आंसर है ना। क्या होगा, ध्यान रखना, अगर जीरो पावर फैक्टर लेगिंग लोड है तो लेगिंग लोड में लेग करवा देना, किसको, ध्यान रखना, करंट को लेग करवा दोगे तो ये आर्मेचर करंट जो है, आर्मेचर फ्लक्स जो मेन फ्लक्स का अपोज कर रहा है, तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी हमारे पास में, तो यहां पर डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगी। तो इस केस में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगी, क्या होगी, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगी, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको एग्जामिनर यहां पर ऐसा बोल देगा, क्या बोलेगा, ध्यान रखना, पहले हम यूपीएफ के लिए लिख देते हैं ना, पहला यूपीएफ के लिए लिख देते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर लोड अगर हमारे पास में होगा तो क्या होगा। दूसरा हम बात करें जीरो पावर फैक्टर लेगिंग लोड होगा तो क्या होगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जीरो पावर फैक्टर लेगिंग लोड पर हमारे पास में आर्मेचर रिएक्शन जो होगी वो हमारे पास में रहेगी डीमैग्नेटाइजिंग। क्या होगा, डीमैग्नेटाइजिंग हमारे पास में आर्मेचर रिएक्शन होगी। यहां पर यूपीएफ लोड पर क्या होगी, ध्यान रखना, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि यूपीएफ लोड में हमारा जो करंट होगा वो मेन फ्लक्स के सेम फेज में होगा, तो 90 डिग्री पर अगर हमारे पास में आएगा तो यहां पर रिडक्शन नहीं करेगा, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग मतलब डिस्टोर्शन करेगा। ध्यान रख लेना, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का मतलब होगा डिस्टोर्शन, डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब होगा रिडक्शन। बट अगर मैं बात करूं थर्ड यहां पर, तो जीरो पावर फैक्टर लेगिंग लोड की जगह बोल देगा वो लीडिंग लोड अगर हमारे पास में है तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी, तो जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड पर हमारे पास में आर्मेचर रिएक्शन जो होगी वो हमारे पास में होगी मैग्नेटाइजिंग। क्या होगी, मैग्नेटाइजिंग। लेकिन एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलेगा, एग्जामिनर ये बोलेगा बताओ 0.5 पावर फैक्टर लेगिंग लोड है, बताओ आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी, जल्दी से बताएंगे आंसर। इसमें पूछेगा अल्टरनेटर में, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, फास्ट आंसर देंगे। आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि 0.5 पावर फैक्टर लेगिंग लोड है, तो क्या करना है, सुनना, सिंपल तरीका क्या है, जीरो और वन के बीच में है ना, जीरो और वन के बीच में तो वन इसका होता है और जीरो इसका होता है, तो दोनों का मिक्स कर देना। ध्यान रखना क्या बोला मैंने, जीरो और वन के बीच में है, दोनों के बीच में है, तो मिक्स कर देना, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग दोनों को मिक्स कर दो हमारे पास में। अब आप मुझे बताएंगे अगर मान लो यही जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड होता तो बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएंगे, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड क्या आंसर आएगा।
चलिए क्या आंसर आ रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड मैग्नेटाइजिंग, करेक्ट। तो देखो लीडिंग अगर बोल देगा ना, तो हमारे पास में 1 और 0 के बीच में है ना, तो 0 लीडिंग के बीच में है, तो लीडिंग और दोनों का कॉम्बिनेशन बना दो, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और मैग्नेटाइजिंग हमारे पास में हो जाएगा। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो, 0 से 1 के बीच में लेगिंग हो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लिख देना। 0 और 1 के बीच में क्या हो, लीडिंग हो, तो ध्यान रखना क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और मैग्नेटाइजिंग आप लिख देना। सिंपली आप यहां से आंसर बता सकते हैं ना, सिंपली यहां से आंसर बता सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर, ध्यान रखना मोटर के अंदर, तो मोटर में आपको एक छोटा सा काम करना है। मोटर में क्या काम करना है, ध्यान रखना। अगर मोटर में मैं बात करूं तो यहां पर यूपीएफ लोड के अंदर, यूपीएफ लोड के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ही रहेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर जेडपीएफ लेगिंग लोड होगा, जेडपीएफ लेगिंग, और तीसरा अगर हम बात करें जेडपीएफ लीडिंग हमारे पास में होगा। अगर जेडपीएफ लेगिंग और लीडिंग की मैं बात करूं तो यहां पर क्या करना, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर देना। इन दोनों को इंटरचेंज करने का मतलब यहां मैग्नेटाइजिंग कर देना और यहां पर डी मैग्नेटाइजिंग आप कर लेना, ठीक है। डी मैग्नेटाइजिंग हमारे पास में कर लेना, बस इतना सा काम आपको करना है और बहुत आसानी से आप आर्मेचर रिएक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप यहां से कर लोगे। अरे कर लोगे, जल्दी से बताओ सर। आरआरबी जेई सीबीटी 2 नॉन टेक का प्लान करेंगे। सीबीटी 2 के लिए ऑलरेडी बस 5-7 क्लासें और बची हुई है। पेड में ऑलरेडी कंप्यूटर लगभग खत्म होने को आया है, 2-3 क्लास कंप्यूटर की बची हुई है और इन्वायरमेंट की 4 क्लास हो चुकी है, 6 क्लास इन्वायरमेंट की है। तो किसी भी दिन जब मन करेगा तो उसी एक ही दिन में अपना ये पूरा टॉपिक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसी वीक में कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे अपन इसी वीक में कंप्लीट करने का, है ना, इसी वीक में कंप्लीट करते हैं। चलो अगर हम बात करें इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा समझना, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा समझना। तो ये आपके पास में आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पे कैसा भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछेगा आप यहां से बता सकते हो। जल्दी से बताओ, बता दोगे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में हम बात करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में हम बात करते हैं तो समझना इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो क्या होगा हमारे पास में, तो ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, ये हमारे पास में क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट होगा। और इक्विवेलेंट सर्किट आपको डायरेक्टली याद रखना है, इक्विवेलेंट सर्किट ये हमारे पास में होता है, अल्टरनेटर की बात कर रहा हूं, पहले मैं किसका बना रहा हूं ध्यान रखना, अल्टरनेटर का इक्विवेलेंट सर्किट में बना रहा हूं, ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट सर्किट में यहां पर होता है ईएमएफ और एंगल कितना होता है, डेल्टा, ये होता है लोड एंगल डेल्टा, ये प्लस माइनस हमारे पास में होगा, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है जे एक्सेस, यहां पर टर्मिनल वोल्टेज होता है वीटी एंगल 0। आप मुझे बताएंगे सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो है वो कौन कौन से दो रिएक्टेंस का समेशन होता है, और ये होता है हमारा सिंक्रोनस इंपेडेंस। जल्दी से बताएंगे सिंक्रोनस रिएक्टेंस कौन कौन से दो रिएक्टेंस का समेशन होता है, क्या आंसर होगा। पीजीसीएल का एग्जाम बेटा इस मंथ के एंड तक है ना, इस मंथ के एंड तक जो है आपका पीजीसीएल का एग्जाम है वो हो जाएगा। पीजीसीएल का जो एग्जाम है वो इस मंथ की एंड तक आपके पास, मतलब फरवरी के एंड तक है ना, इस मंथ नहीं फरवरी के एंड तक है ना। चलिए आरआरबी सीबीटी 2 का पेपर वो लास्ट में ही आएगा ना, वो लास्ट में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। चलिए तो अगर हम बात करें यहां पर तो हमारे पास में जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होगा ना, एक्सेस जो होगा वो हमारे पास में एक्स ए आर और एक्स एल, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस दोनों का हमारे पास में क्या होता है, समेशन होता है। आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस एक्स ए आर होता है हमारे पास में, यहां पर नाम में लिखा देता हूं, एक्स ए आर जो होगा वो हमारे पास में होगा आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, एंड दूसरा हमारे पास में क्या होगा, एक्सेल जो होगा वो हमारे पास में रहेगा लीकेज रिएक्टेंस। क्या होगा हमारे पास में, लीकेज रिएक्टेंस, दोनों का समेशन हमारे पास में रहेगा। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा सिंक्रोनस इंपेडेंस जेडएस क्या होता है, ध्यान रखना सिंक्रोनस इंपेडेंस हमारे पास में होता है,
तुल्यकालिक प्रतिबाधा जिसको अपन बोल के चलते हैं हिंदी के अंदर, तो सिंक्रोनस इंपेडेंस जो होगा ZS इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ हमारे पास में RA² प्लस XS² जो है, ये भी बहुत बार आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस दे देगा, सिंक्रोनस रिएक्टेंस दे देगा, पूछेगा सिंक्रोनस इंपेडेंस कितना होगा। तो ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला आपको पता रखने हैं। आपको यहां पर बोलेगा अल्टरनेटर में लोड एंगल क्या होता है, ध्यान रखना। तो लोड एंगल डेल्टा जो होता है ना, लोड एंगल ऑलवेज पॉजिटिव हमारे पास में होता है। क्या होगा बताओ, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव हमारे पास में रहेगा ना, ऑलवेज पॉजिटिव हमारे पास में रहेगा क्या चीज, लोड एंगल डेल्टा हमारे पास में ना। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर लोड एंगल डेल्टा के बारे में पूछ ले तो ऑलवेज पॉजिटिव आपको आंसर देना है, किसमें, अल्टरनेटर के अंदर। लेकिन हाँ, मोटर में अगर मैं बात करूं तो मोटर में छोटा सा चेंजेस होगा। क्या होगा, मोटर के अंदर जैसे अल्टरनेटर में करंट क्या होगा, अल्टरनेटर में आर्मेचर करंट बाहर की साइड में होगा, मोटर में क्या होता है, आर्मेचर करंट अंदर की साइड में होता है। और ये जो लोड एंगल डेल्टा होता है, ये जो EF होगा, ये माइनस डेल्टा हमारे पास में रहेगा। तो ये किसका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। तो मोटर और अल्टरनेटर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मोटर कौन सी, ध्यान रखना, सिंक्रोनस मोटर। तो ये हमारे पास में सिंक्रोनस मोटर में ध्यान रखना, लोड एंगल ऑलवेज क्या होता है हमारे पास में, नेगेटिव हमारे पास में होता है। क्या होगा, लोड एंगल ऑलवेज नेगेटिव हमारे पास में रहेगा ना। कंप्यूटर का क्लास कब से स्टार्ट होगा, 1 मिनट में सर से बात करता हूँ, रुको, सर ने स्टार्ट नहीं की क्या, 1 मिनट वेट करो। चलिए, जब तक तभी तब तक क्या करेंगे, सभी एक बार अटेंडेंस लगा देंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारों ने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है। अटेंडेंस सबसे पहले लगाना है आप सभी को। चलिए, अभी सर ने फोन नहीं उठाया है, अभी वापस कॉल बैक आ जाएगा। जैसे कॉल आता है तो वो 9:30 पर प्लान कर देंगे ना। चलिए, तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन आगे। अभी कंप्यूटर की क्लास चली नहीं है, शायद सर ने फोन नहीं उठाया, फोन उठाएंगे वापस कॉल बैक आएगा तब स्टार्ट हो जाएगी ना। नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में मैं ही ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कल मॉर्निंग में अपन एक काम करेंगे, 10 to 12 के बीच में हम प्लान कर लेंगे कंप्यूटर की क्लास। 2 घंटे की, 2 ढाई घंटे 3 घंटे का बचा हुआ है, तो कंप्यूटर कल मॉर्निंग में अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर अभी सर स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो नहीं, मॉर्निंग में जो आपका वेबसाइट वाला पोर्शन बचा हुआ है और आपके पास है MS वर्ड के अंदर जो है कुछ चीज़ें बची हुई है, तो वो हम कल मॉर्निंग में क्लास कंप्लीट कर लेंगे ना। देखते हैं, अभी तो चलो यहाँ पर पढ़ते हैं अपन, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। चलिए, अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास में इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, कुछ चीजें मैं यहां लिख रहा हूं वो आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। पावर फ्लो इक्वेशन, क्या बोलते हैं अपन उसको, पावर फ्लो इक्वेशन। पावर फ्लो इक्वेशन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो पावर फ्लो इक्वेशन में क्या आएगा हमारे पास में, तो एक हमारे पास में रहेगा, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। मैं पहले किसके लिए बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, अल्टरनेटर के लिए। और ये पावर फ्लो इक्वेशन में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, तो वो थोड़ा सा यहां पर फोकस करना। क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सब कुछ ऐसा है जो आप नहीं पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाता हूं, कैसे, GK GS नहीं पढ़ाता हूं, मुझे बिल्कुल नहीं आता है GK GS। आपसे भी हाथ ज्यादा तंग मेरा है GK GS के अंदर। देखो, आरएम बेस जो होगा साहिल, मैं आपको बताता हूं, आरएम बेस जो होगा वो हिस्ट्री क्रिएट करेगा, ध्यान रख लेना। जो आरएम बेच की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो स्टार्ट होने वाला मंडे से ये जो आरएम बेच है ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बताता हूं, जो मेरी प्लानिंग है इसके अंदर। ये आरएम बेच क्या होगा, सिलेक्शन बेच होगा। मान के चलो, सिलेक्शन बेच मतलब क्या है, यहां से बहुत सारे सिलेक्शन आने वाले, क्योंकि इस आरएम बेच में मैं आपको करवाने वाला हूं, चाहे वो SSC JEE के एग्जाम की बात करें, CBT 1 हो या CBT 2 हो, एक्सपेक्टेड मैं अपने क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा जो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी एग्जाम में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो SSC JEE के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसी बीच में आपको RRB
जेई के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसी बैच के अंदर आपको बीएचईएल के क्वेश्चन मिलेंगे, उसी बैच के अंदर आपको पीजीसीआईएल के क्वेश्चन मिलेंगे सारे। किसी अगर कभी भी किसी को कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ना, उसी के अंदर आपको एचपीसीएल के क्वेश्चन मिलेंगे, उसी के अंदर आपको डीएफसीसीआईएल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसी के अंदर आपको क्या होगा ध्यान रखना, उसी के अंदर जितने भी आपके स्टेट एजेई के पेपर हैं, जितने भी स्टेट एजेई के पेपर है और पीएसयूज के पेपर हैं, कम से कम ये मान के चलो इसमें मैंने टारगेट जो लगाया है 20 से लेकर 25 एग्जाम, जो भी अच्छे अच्छे एग्जाम होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, सबके पीवाईक्यूज में आपको इसी बेच में कराने वाला हूं। और ये बेच किसी एक एग्जाम के लिए नहीं होगा, आपको पता है बाकी कहीं पर आप जाओगे बीएचईएल का 1000 रुपए में अलग बेच बेच रहे होंगे और वो कुछ नहीं कराएंगे, उसके अंदर 1 महीने में टाइम पास करा के आपको छोड़ देंगे और कुछ नहीं कराएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको होता है यूट्यूब पे इतनी आपके साथ मेहनत कर सकता हूँ, तो मैं पेड में तो कितनी मेहनत करूंगा ये आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो इस बेच के अंदर एक एग्जाम की नहीं बात कर रहा हूं मैं, आपको डीएफसीसीएल का पेपर भी आपका आने वाला है, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एचपीसीएल का भी आने वाला है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी, बीएचईएल का आपको आने वाला है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आपका पीजीसीएल का एग्जाम आने वाला है, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीजीसीएल के क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे पास में टाइप होकर आ चुके हैं, बीएचईएल के ऑलरेडी मेरे पास में टाइप होकर आ चुके हैं, बस देरी है तो सिर्फ मंडे की देरी है। आपको फ्यूचर में कभी भी कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ इस बेच को आप खोलना और कितने रुपए में, सिर्फ ओनली 499 रुपीज में, जो आपको कोई नहीं कराएगा इतने सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी आपको जो है पूरे साल भर कराने वाला हूं, एक दिन या 2 दिन नहीं कराने वाला हूं, पूरे साल भर ये हमारा प्रैक्टिस जो है वो इसके अंदर चलता रहेगा। तो जिसको भी प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं किसी भी एग्जाम, और मुझे पता है सारे आप ये फॉर्म फिल करेंगे ही करेंगे, तो सब कुछ आपको इस बैच में मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसके अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं। टाइमिंग इसकी रहेगी, मॉर्निंग में एक क्लास होगी 10 से लेकर 11 बजे तक मंडे से, दूसरी टाइमिंग रहेगी इवनिंग के अंदर 4:30 से लेकर 5:30 तक, 2 घंटे डेली क्लास चलेगी, 2 घंटे डेली क्लास चलेगी इसके अंदर। और इसमें जो है हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 499 रुपीज़ में अगर ऐसा मिले तो कोई क्यों नहीं लेना चाहेगा, डेफिनेटली लेना चाहेगा हर कोई। आरआरबी जेई सीबीडी टू नॉन टेक के लिए बेटा, आरआरबी जेई सीबीडी टू नॉन टेक के लिए ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन में 10 रुपए में यार कोर्स मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको, फ्री है, मतलब आपके लिए वो 10 रुपए में ही, 10 रुपए में आपको जो है वो कंप्यूटर लगभग हो गया, उसमें 3 लेक्चर बचे हुए हैं ओनली कंप्यूटर के, इन्वायरमेंट के 4 लेक्चर हो चुके हैं, पोल्यूशन बचा हुआ है हमारे पास में, और कुछ इन्वायरमेंटल के रिगार्डिंग हमें कुछ रूल्स जो होते हैं वो बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, 5 से 6 क्लासें या 7 क्लासें मान लो, एक वीक है 7 दिन कंटिन्यू क्लास दूंगा कि इन्वायरमेंट भी खत्म हो जाएगा, उसमें प्रैक्टिस कर लो। यूट्यूब पे कोई सीरियस नहीं होता, मैं लाया था एक क्लास मैंने ली थी, बट लोग सीरियस नहीं होते हैं ना, तो सीरियस नहीं होते तो फिर मैंने एप्लीकेशन में उसको फ्री कर दिया, और कुछ नहीं है ना, थ्योरी कुछ नहीं है, आए ये पढ़ ही रहे हो ना आप, थ्योरी आप यहाँ पढ़ ही रहे हो ना, उसी को अप्लाई कर देना बस, और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। और जिसके पास कॉम्बो बैच है उसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो सब कुछ है, उसमें आपको डिटेल लेक्चर है जीरो से लेकर एडवांस तक के, जो यूटिलाइजेशन मैंने पढ़ाया है, आपने कभी मुझसे नहीं पढ़ा होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल मैंने पढ़ा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें मैंने पढ़ा है, आने वाले डिजिटल सिग्नल कंट्रोल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उस बेच के अंदर। उसके अंदर आपको ये एक्सप्रेस बेच जो है आरआरबी का वो चल रहा है वो मिलेगा, आरएम बेच मिलेगा, पीजीसीएल का मिलेगा, सब कुछ आपको उस बेच में मिलने वाला है कॉम्बो बेच के अंदर। और अभी आपको सभी को पता है ऑफर प्राइस चल रही है, इतनी सारी चीजें सिर्फ 1700 रुपीज में क्या कोई आपको प्रोवाइड कराएगा, कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। अगर आप देखोगे एसएससी जेई के 5 सब्जेक्ट लोग जो मार्केट में 3000 रुपए में आपको दे रहे हैं, अगर आप देखोगे तो एसएससी जेई के सिर्फ 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट आते हैं, वो 3000 रुपए में आपको देंगे, सिर्फ ओनली थ्योरी लेक्चर। अगर आप कहीं पर जाएंगे तो मेरे अकॉर्डिंग यार आप सभी को एक बार वायरल जरूर करना चाहिए, अपने जूनियरों को सभी को बताना चाहिए, तो एक बार वायरल वायरल करवा दो यार, ताकि उन सभी को जो है बेनिफिट हो पाए, आप सभी जितने भी जूनियर्स हैं उन सभी का फायदा भी हो पाए। कॉम्बो बेच वालों के मजे ही मजे, डेफिनेटली मजे ही मजे, उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, हर चीज उसके अंदर मिलेगी आपको, 1700 में सब मिलेगा, जितने एप्लीकेशन में जितनी चीजें हैं वो सब मिलेगी, रिकॉर्डिंग बेच भी फ्री मिलेगा उसी के साथ साथ में आपको। हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे डेफिनेटली, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे ना। चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आरएम बेच में क्या क्या होने वाला है, बाकी कॉम्बो बेच तो एवरग्रीन है ही है, हमारा टॉपिक चल रहा था उस पर आते हैं, भटकते नहीं है, और वो है हमारा पावर फ्लो इक्वेशन। वो हमारे पास में क्या है, पावर फ्लो इक्वेशन।
पावर फ्लो इक्वेशन। चलिए अगर हम बात करें पावर फ्लो इक्वेशन के बारे में कि पावर फ्लो इक्वेशन होती क्या है, पावर फ्लो इक्वेशन होती क्या है, तो समझना मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, अल्टरनेटर के बारे में ना। क्या बोल रहे हो? सिग्नल कंट्रोल अभी नहीं हुआ है, सिग्नल कंट्रोल अभी होगा, अभी होगा। अभी यूटिलाइजेशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्मूले मैंने भेजे थे आज ग्रुप के अंदर, आपने देखा होगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और यूटिलाइजेशन अभी चल रहा है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना है, यूटिलाइजेशन पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं कॉम्बो के अंदर। चलिए तो पावर फ्लो इक्वेशन में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पहले मैं बात कर रहा हूं अल्टरनेटर के बारे में, अल्टरनेटर के बारे में। तो यहां पर ये हमारे पास में क्या है, अल्टरनेटर है। ये हमारे पास में क्या है, अल्टरनेटर है। ये हमारे पास में क्या है, अल्टरनेटर है। और यहां से अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज VT है। ये हमारे पास में आर्मेचर रेजिस्टेंस RA है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस XS है। और ये हमारे पास में क्या होगा, EF एंगल, लोड एंगल क्या होगा, डेल्टा होगा। अब देखो आपको एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ पावर ट्रांसफर कितना करेगा अल्टरनेटर, कॉम्प्लेक्स पावर ट्रांसफर टू लोड, है ना। तो कॉम्प्लेक्स पावर अगर मैं बात करूं जनरेटर, आपसे पूछेगा कॉम्प्लेक्स पावर ट्रांसफर टू लोड, कॉम्प्लेक्स पावर ट्रांसफर टू लोड कितना होगा हमारे पास में। तो कॉम्प्लेक्स पावर की बात कभी भी करें तो मतलब एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों की बात कर रहा है, पीजी नोट एंड क्यूजी नोट की बात कर रहे हैं। पीजी नोट और किसकी बात कर रहा है, क्यूजी नोट की बात कर रहे हैं। पीजी नोट का यहां पर फॉर्मूला होता है EF इंटू VT डिवाइड बाय ZS इंटू क्या होता है, कोस ऑफ थीटा माइनस डेल्टा माइनस क्या होता है, VT स्क्वायर डिवाइड बाय ZS इंटू कोस ऑफ थीटा हमारे पास में होता है। कोई बोलेगा सर इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कोशिश करो, अगर हो जाए, नहीं हो तो अगला वाला जो मैं बताने वाला हूं वो जरूर याद रखना। क्यूजी नोट के लिए कुछ नहीं करना है, क्यूजी नोट के लिए EF इंटू VT डिवाइड बाय ZS इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस डेल्टा माइनस क्या होगा, VT स्क्वायर डिवाइड बाय ZS इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये बड़े वाले फॉर्मूले होते हैं। ये कब होता है, जब हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस भी दिया गया हो और सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी दिया गया हो, जब दोनों दिए होते हैं तो ये हमारे पास में होती है पावर फ्लो इक्वेशन। कहां पर, लोड को कितना पावर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। पीजी नोट का मतलब होगा एक्टिव पावर आउटपुट फ्रॉम जनरेटर, ठीक है, रिएक्टिव पावर आउटपुट फ्रॉम जनरेटर। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला होगा। लेकिन आपको एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछेगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एक्टिव पावर आउटपुट, मैक्सिमम एक्टिव पावर आउटपुट की कंडीशन आपसे पूछेगा, जिसमें ये मैं आपको बताता हूं थीटा क्या है। थीटा कुछ नहीं, यहां पर इंपिडेंस एंगल है, ये जो इंपिडेंस बनेगा इसका थीटा यहां पर क्या है, ध्यान रखना इंपिडेंस एंगल होता है। बाकी ये सारे डेरिवेशन मैं आपको क्लास के अंदर कराता हूं, है ना, डेरिवेशन मैंने आपको करा रखा है। डेल्टा यहां पर क्या है, लोड एंगल हमारे पास में है। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ कंडीशन फॉर मैक्सिमम एक्टिव पावर आउटपुट, जल्दी से बताओ क्या होता है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एक्टिव पावर आउटपुट। हाँ, सेम पावर सिस्टम में भी होता है डेफिनेटली। अच्छा याद है, बट जरूरत के वक्त याद नहीं आता है। नहीं नहीं, जरूरत के वक्त याद जरूर करना है, जल्दी से बताओ। तो यहां पर अगर हम बात करें कंडीशन फॉर मैक्सिमम एक्टिव पावर आउटपुट क्या होगी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना डेल्टा इक्वल टू थीटा होगा। क्या होगा हमारे पास में, लोड एंगल एंड इंपिडेंस एंगल दोनों बराबर होगा, है ना। अगर हमारे पास में लोड एंगल और इंपिडेंस एंगल अगर हमारे पास में बराबर होता है, लोड एंगल एंड इंपिडेंस एंगल अगर हमारे पास में बराबर होता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि हमारे पास में एक्टिव पावर आउटपुट जो है वो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम हमारे पास में रहेगा। तो अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम एक्टिव पावर आउटपुट क्या होगी, तो ये हमारी कंडीशन होगी, ठीक है। मैं यहां पर आपको ट्राइंगल भी बना के बता देता हूं। इंपिडेंस ट्राइंगल का मतलब ये थीटा होता है और ये हमारे पास में RA होता है, ये एक्सेस होता है, ये सिंक्रोनस इंपिडेंस ZS होता है और ये एंगल अल्फा होता है हमारे पास में ना। तो यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अल्फा प्लस थीटा जो होगा, और ये 90 डिग्री, तीनों मिलाकर 180 होते हैं, तो अल्फा प्लस थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप यहां से थीटा की जगह ऐसा भी लिख सकते हो 90 माइनस अल्फा, और ये वैल्यू यहां लाकर पुट कर दो, तो डेल्टा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा होगा। अल्फा को उधर ले जाओ
तो ये क्वेश्चन एक आध बार एग्जाम में पूछा गया है कि अल्फा प्लस डेल्टा का समेशन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। आपको ऑप्शन में या तो ये देगा या फिर आपको ऑप्शन में ये देगा, दोनों में से कोई एक चीज आपको ऑप्शन में दे रखी होगी मैक्सिमम एक्टिव पावर आउटपुट के लिए। अगर मान लो ऐसा नहीं देता है, ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा नहीं देता है एग्जामिनर एग्जाम के अंदर, तो फिर क्या करेगा, वो आपको ऐसा बोलेगा कि बताओ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0 है। अगर आरए को नेग्लेक्ट कर दें हम तो क्या होगा, इफ आरए जो है वो नेग्लेक्टेड है, अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर दें तो क्या होगा, तो ध्यान रखना अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करोगे तो क्या होगा समझना, यहां पर आपके पास में थीटा जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। क्यों बताओ, क्योंकि आपको सभी को पता है टेन थीटा क्या होगा, तो एक्सेस डिवाइड बाय आर ए हमारे पास में रहेगा। अगर आर ए को जीरो करोगे तो समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट कब होती है, जब टेन का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। तो यानी कि जब हमारे पास में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में पीजी की जो इक्वेशन आती है ना, पीजी नोट आता है, वो आता है हमारे पास में ई एफ इंटू वी टी डिवाइड बाय एक्सेस इंटू साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, और यहां से क्या आएगा हमारे पास में, क्यूजी नोट जो होगा वो हमारे पास में रहेगा ई एफ इंटू वी टी डिवाइड बाय एक्सेस इंटू कोस ऑफ डेल्टा माइनस वी टी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सेस। लेकिन ध्यान रखना अब ये चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप ये चीजें सब पढ़े हुए होंगे, क्योंकि देखो डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है कि मैं डेरिवेशन कराऊं, क्योंकि डेरिवेशन करेंगे तो कम से कम आने वाले 4-5 दिन तक जो है वो सिंक्रोनस मशीन ही चलेगा। ठीक है, तो आपको मैं मेन पॉइंट बता दे रहा हूं कि काम का क्या है, ये पॉइंट पता होना चाहिए जब आर ए नेग्लेक्ट करें, ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास में पता होना चाहिए जब हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये हमारा एक्टिव पावर होता है, ये हमारा रिएक्टिव पावर होता है। तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिंक्रोनस जनरेटर इज ऑलवेज ए सोर्स ऑफ, ऑप्शन ए होगा एक्टिव पावर, ऑप्शन बी होगा रिएक्टिव पावर, ऑप्शन सी होगा हमारे पास में बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। तो जल्दी से बताओ सिंक्रोनस जनरेटर ऑलवेज किसके लिए, ऑलवेज सोर्स के लिए किसके लिए काम करेगा, एक्टिव पावर के लिए या रिएक्टिव पावर के लिए, हमेशा बताएंगे क्या आंसर आएगा। अब डियर क्या कर सकते हैं, एन अच्छा इस डेरिवेशन ने बहुत रुलाया है, नहीं अब नहीं यार, अब तो याद हो गया होगा बहुत सारों को। चलिए एक्टिव पावर के लिए सोर्स की काम करता है ना, ध्यान रखना ये जनरेटर ऑलवेज एक्टिव पावर तो सप्लाई करेगा, बट हाँ रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब भी कर सकता है, सप्लाई भी कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ध्यान रखना ये क्या करेगा, ऑलवेज सप्लाई करेगा, जनरेटर एक्टिव पावर ऑलवेज क्या करेगा, ध्यान रखना ऑलवेज जनरेटर क्या करेगा, एक्टिव पावर सप्लाई करेगा। अगर हम बात करें यहां पर तो वीटी बाय एक्सिस में कॉमन ले लेता हूं, तो ये आएगा हमारे पास में ई एफ इंटू कॉस ऑफ डेल्टा माइनस वीटी, ई एफ इंटू कॉस ऑफ डेल्टा माइनस वीटी हमारे पास में इक्वेशन आएगी। अगर मान लो ये दोनों हमारे पास में, मैंने क्या बोला, ई एफ कोस डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन, अगर मान लो वीटी हुआ, ग्रेटर देन वीटी हुआ, तो हमारे पास में क्या होगा, रिएक्टिव पावर जो है वो हमारे पास में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मान लो ई एफ कोस डेल्टा जो है इक्वल टू वीटी हुआ तो रिएक्टिव पावर हमारे पास में क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं बात करूं ई एफ कोस डेल्टा जो है वो लेस देन वीटी होगा तो हमारे पास में रिएक्टिव पावर जो है वो नेगेटिव होगा, है ना, रिएक्टिव पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तीन केस आपके पास में है। यहां पर रिएक्टिव पावर अगर जनरेटर के पास में, जनरेटर मतलब सोर्स, ध्यान रखना मैं हो गया सोर्स, है ना, जनरेटर के पास में पावर पॉजिटिव है तो सप्लाई करेगा, तो अगर मान लो इसके पास में पावर पॉजिटिव है तो सप्लाई करेगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ना ये सप्लाई करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। जब ये हमारे पास में क्या करेगा, अगर ये वैल्यू कम हो गई तो ये रिएक्टिव पावर नेगेटिव होने का मतलब एब्जॉर्ब करेगा। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, आप ही आंसर बताएंगे। आप मुझे बताओ पहले केस में, ये जो तीन केस मैंने यहां लिखे हैं, फर्स्ट वन केस, सेकंड वन केस और थर्ड वन केस, पहले केस में जल्दी से बताएंगे आप मुझे, ये फर्स्ट केस है, उस केस में अगर मैं बात करूं तो जनरेटर ओवर एक्साइटेड होता है, अंडर एक्साइटेड होता है या नॉर्मली एक्साइटेड होता है, जल्दी से बताओ। फर्स्ट केस में जनरेटर ओवर एक्साइटेड होगा, अंडर एक्साइटेड होगा या नॉर्मली एक्साइटेड होगा, क्या आंसर आएगा। वहीं पर जा रहा हूं उज्जवल, वहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए विक्रम का आंसर आ चुका है,
पटेल का आंसर आ चुका है सर, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब। चलिए, तो यहां पर क्या होगा ध्यान रखना, देखो कोई भी सप्लाई करे, चाहे मैं सप्लाई करूं चाहे आप सप्लाई करें, जल्दी से बताओ, मैं सोर्स हूं, मैं सप्लाई करूंगा, तो देखो आप मुझे बताओ, मुझे नॉलेज होगा, मैं सप्लाई करूंगा तो मैं एक्साइटेड होऊंगा ना, देखो अभी जब पढ़ा रहा हूं मैं आपको एक्साइटेड होकर पढ़ा रहा हूं, तो जब मैं डिलीवर करूंगा तो मैं एक्साइटेड होकर पढ़ाऊंगा, जब मुझे नॉलेज होगा तब। आप भी अगर आप हो तो आपको भी नॉलेज है, जब आप भी डिलीवर करोगे तो आप भी एक्साइटेड होंगे ना। तो ध्यान रखना, सोर्स हो या लोड हो, जब कोई डिलीवर करता है तो वो एक्साइटेड होता है, जब एब्जॉर्ब करता है तो अंडर एक्साइटेड हमारे पास में रहता है। जैसे आप अभी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो आप अंडर एक्साइटेड हैं, लेकिन हाँ जब आप खुद डिलीवर करेंगे तब आप ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे आपके पास में ना। तो यहां पर ध्यान रखना, सिंपल कॉन्सेप्ट है, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, सप्लाई करेगा वो ओवर एक्साइटेड होगा हमेशा। जिंदगी का एक रूल है कि आप सप्लाई करोगे तो आप ओवर एक्साइटेड होंगे। अपन बोलते हैं ना, तू बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, अपने दोस्त को आप बोलते हो तो एक्साइटेड है, इसका मतलब क्या है भाई, तुम बहुत खुश हो। क्यों? क्योंकि तुम डिलीवर कर रहे हो चीजें। समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। जिसके पास नॉलेज है डेफिनेटली, तो वो क्या करेगा, वो डिलीवर करेगा तो एक्साइटेड हमारे पास में रहेगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर अल्टरनेटर ओवर एक्साइटेड होता है, यहां नॉर्मली एक्साइटेड होता है, और यहां पर क्या होता है, इधर हमारे पास में अंडर एक्साइटेड हमारे पास में रहता है। अब आप मुझे बताओ, यहां अगर अल्टरनेटर ओवर एक्साइटेड है, लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा, लेगिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा, जल्दी से बताओ। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारी लाइफ से रिलेटेड है डेफिनेटली। बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास चाहिए बेटा, वो अकेला सिंगल सब्जेक्ट तो नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको वो आरआरबी एक्सप्रेस बेच में आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, या फिर किसी दूसरे बेच में आपको, रिकॉर्डिंग बेच में आपको मिल जाएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल और सब मिल जाएगा। सिंगल सब्जेक्ट नहीं मिलेगा बस, राहुल। चलिए, तो ध्यान रखना। अब आप मुझे बताओ, जैसे मान लो मैं एक्साइटेड हूं, तो मैं अगर ओवर एक्साइटेड हूं तो ऐसा मत सोचना कि लीडिंग पर काम करेगा, मुझे पता है आपको याद मोटर का रहता है, नहीं, मोटर लीडिंग पर काम करती है, अल्टरनेटर लेगिंग पर काम करता है ना। तो अगर अल्टरनेटर, अगर हमें बात करूं, सोर्स कभी भी ध्यान रखना जब ओवर एक्साइटेड होगा, जो डिलीवर करेगा वो ओवर एक्साइटेड होगा, एक तो चीज ध्यान रखना। एब्जॉर्ब करने वाला अंडर एक्साइटेड होगा, कुछ नहीं करने वाला नॉर्मल तरीके से रहेगा ना। तो अगर मैं बात करूं, अल्टरनेटर जब ओवर एक्साइटेड होता है तो लेगिंग पर काम करता है, लीडिंग पर काम नहीं करता है ना। तो मैं जब आपको डिलीवर करूंगा तो मेरा रिएक्शन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि लोड क्या है, तो लोड के नेचर पर। तो जब मैं सप्लाई करूंगा तो लोड लेगिंग एब्जॉर्ब करेगा, तो मैं भी लेगिंग पावर फैक्टर पर ही काम करूंगा, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, इसमें अल्टरनेटर लेगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है ओवर एक्साइटेड में, यहां पर यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करता है, और यहां पर अंडर एक्साइटेड में वो लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। तो ये हो गया हमारा केस। ये बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है, जिससे आपको डर लगता है, मैंने सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक बार दिख जाना चाहिए चैट में कि हाँ सर समझ में आ गया, और अब नहीं भूलेंगे। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। एक ही चीज याद रखो, जो डिलीवर करेगा वो ओवर एक्साइटेड होगा, चाहे मैं डिलीवर करूं या आप डिलीवर करो, कोई भी डिलीवर करे वो हमेशा ओवर एक्साइटेड रहता है ना। अगर मैं बात करूं, अगर अब मैं एब्जॉर्ब करूं या आप एब्जॉर्ब करें, डरे हुए रहते हैं, अंडर एक्साइटेड हम रहते हैं ना। कुछ ना करें तो नॉर्मल तरीके से बैठे हुए नॉर्मल एक्साइटेड होंगे हमारे पास में। क्लियर? रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी है बेटा, रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। अभी अगर आप देखोगे तो रिकॉर्डेड बैच के नाम से आपको दिख जाएगा, 1299 रुपीज में आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग उसमें मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाए हुए आपको उसमें मिल जाएंगे ना। रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन पर है। सर क्लास कब चलेगा? कौन सी क्लास की? यार वो सर ने भी फोन नहीं उठाया, मैं एक बार वो ट्राई कर लेता हूँ, नहीं तो कल मॉर्निंग में मैं ही ले लूंगा उसको। एक काम करते हैं, रीशेड्यूल कर देते हैं, 1 मिनट वेट कीजिए। मॉर्निंग में 10 बजे अपन उसको प्लान कर लेते हैं, और कल उसको अपन 2-3 घंटे की क्लास लेकर उसको कंप्लीट करते हैं कंप्यूटर को, है ना। 1 मिनट वेट करना बस। चलो, कल मॉर्निंग के अंदर मैंने शेड्यूल कर ली है, कल मॉर्निंग 10 AM
आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी, है ना। चलिए, आरआरबी एक्सप्रेस बेच कितने में मिलेगा? डियर, आरआरबी एक्सप्रेस बेच अभी आपको 899 रुपीज में मिल रहा है ना। 899 रुपीज में मिल रहा है, उसमें भी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा मेरा, और रिकॉर्डिंग बेच 1299 में है, उसमें मिल जाएगा। आप किसी में भी जाकर पढ़ सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ना है तो। अभी आपको ऑफर में 899 रुपीज में आपको मिल रहा है आरआरबी एक्सप्रेस बेच, ठीक है। मशीन की और कितनी क्लास होगी? कल अपन खत्म करेंगे, कल एनी हाउ स्पेशल मोटर सब कुछ खत्म होगा। कंप्यूटर और वो तो फ्री है बेटा पिंटू, ऑलरेडी ले लो ना एप्लीकेशन पर जाकर, 10 रुपए हैं ओनली। 10 रुपए नहीं, वो तो एप्लीकेशन चार्जेस, एप्लीकेशन वाला बोलता है हम फ्री में नहीं दे सकते, तो उसने मिनिमम चार्जेस रख रखे हैं, वही मिनिमम चार्जेस, उसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, वो फ्री है आपके लिए ना। कंप्यूटर और एप्लीकेशन पर देख लेना पिंटू, आपको मिल जाएगा। 10 रुपीज़ है ओनली उसकी चार्जेस, वो मैंने आपको इसीलिए फ्री कर दिया था आप सभी के लिए। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रिकल की न्यूमेरिकल नेटवर्क के क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हैं, यार ऐसे मत करो। क्वेश्चन जो है मृदुल, जो पढ़ चुके हैं एक बार मुझसे पढ़े, आप उनसे पूछिए कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते। अरे एक बार बताओ यार सभी, बेसिक इलेक्ट्रिकल जो मुझसे पढ़ा है अभी कॉम्बो बैच के अंदर, एक बार बताइए बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन। अब बहुत सारे क्वेश्चन तो आप वर्बली सॉल्व करते होंगे, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई होगी उससे, तो बनते हैं नहीं बनते, एक बार सभी बता दो। एक बार आप पढ़ के देखिए, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल भी बहुत आसान लगेगा यार। चलिए यहां पर आ जाओ फिर से। अब हम बात करते हैं, ये मैंने अल्टरनेटर में बात की है। आपसे पूछेगा, ध्यान रखना, इसी में, इसी के अंदर एक और चीज आपसे पूछेगा। आपसे पूछेगा जब आर ए नेग्लेक्ट होगा तब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ लोड एंगल कितना होगा जिस पर मैक्सिमम पावर हमारे पास में रहेगा, है ना। डेल्टा की किस वैल्यू पर पावर जो है वो हमारे पास में मैक्सिमम होगा, जल्दी से बताओ। डेल्टा की किस वैल्यू पर पावर हमारा मैक्सिमम होगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा जब पूरा क्रैश कोर्स खत्म होगा सारे सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा, पहले बीच में नहीं होगा ना, लास्ट में होगा हमारे पास में ना। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो डेल्टा हमारे पास में क्या होगा? डेल्टा हमारे पास में 90 डिग्री होगा, तो हमारे पास में पावर मैक्सिमम होगा ई एफ इंटू वी टी डिवाइड बाई एक्सेस। लेकिन कब ध्यान रखना, देखो साइन की वैल्यू 90 डिग्री पर मैक्सिमम होती है, तो डेल्टा 90 रखोगे तो ये पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होगा कब? जब डेल्टा हमारा 90 डिग्री हो। तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पर लोड एंगल हमारे पास में रहेगा, लोड एंगल होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन पर, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बाद में, इसके बाद में हम बात करते हैं, हमारे पास में अगला होगा मोटर के लिए पावर फ्लो इक्वेशन इन मोटर। पावर फ्लो इक्वेशन, पावर फ्लो इक्वेशन इन मोटर। मोटर के अंदर पावर फ्लो इक्वेशन क्या होगी? तो मोटर के अंदर पावर फ्लो इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, डायग्राम की भी जरूरत नहीं है आपको। पीएमआई, देखो मोटर पावर एब्जॉर्ब करती है ना, मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं तो मोटर पावर एब्जॉर्ब करती है हमारे पास में ना। तो यहां पर ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब बाय मोटर, कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब बाय मोटर, एब्जॉर्ब बाय मोटर। कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब बाय मोटर कितना होगा अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि मोटर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको आर ए जीरो के साथ में लिखा रहा हूं जो एग्जाम में काम का है। आर ए जब जीरो है तब सेम वही इक्वेशन लिख देना, ई एफ इंटू वी टी बाई एक्सेस इंटू साइन ऑफ डेल्टा। क्या बोला मैंने? सेम इक्वेशन लिख देना जब हमारे पास में किसकी बात होगी, तो हमारे पास में आर ए इक्वल टू जीरो की बात होगी। लेकिन मोटर के अंदर रिएक्टिव पावर इनपुट की जब बात आए ना, तो अगर आपको ये पता हो, ये इक्वेशन पता है ना, इसको उल्टा करके लिख देना, इसको पहले लिख देना, इसको बाद में लिख देना। तो आप ऐसा लिख देना, क्या करोगे, पहले वी टी स्क्वायर बाई एक्सेस लिख देना, और बाद में आपके पास में ई एफ इंटू वी टी डिवाइड बाई एक्सेस आप लिख देना कॉस ऑफ डेल्टा। तो ऐसा आप कर सकते हो। अरे अब तो याद रख लोगे, जल्दी से बताओ मोटर की पावर फ्लो इक्वेशन क्या होगी? मोटर की जो है पावर फ्लो इक्वेशन हमारे पास में क्या होगी? तो ये हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा ना। हाँ, मैं कंपैरिजन करा रहा हूं बेटा, तो ये मोटर की पावर फ्लो इक्वेशन हमारे पास में हो जाएगी। तो मैं आपको एक कंपैरिजन कराकर एक टेबल पे आपको लिखा देता हूं कि आपको क्या क्या काम का है आपके पास में। हम दो चीज में बात कर रहे हैं, एक हमारे पास में होगा अल्टरनेटर, एक हमारे पास में क्या होगा, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर, और दूसरा हमारे पास में क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर। क्या रहेगा? सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर।
अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर। अल्टरनेटर के अंदर अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला कि पीजी नॉट रिएक्टिव एक्टिव पावर आउटपुट EF इंटू वीटी, क्या बोला है मैंने, EF इंटू वीटी डिवाइड बाय एक्सेस इंटू साइन ऑफ डेल्टा। तो यही मोटर में लाकर लिख देना, PMI किसके अंदर, मोटर के अंदर। क्या लिखोगे, EF इंटू वीटी डिवाइड बाय एक्सेस इंटू साइन ऑफ डेल्टा। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल आपको ऐसे लाके रख देना है। यहां पर रिएक्टिव पावर आपको लिख देना है QG नॉट, और QG नॉट होगा हमारे पास में EF इंटू वीटी डिवाइड बाय एक्सेस इंटू कोस ऑफ डेल्टा माइनस वीटी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सेस। इसमें उल्टा करके लिख देना QMI मोटर के अंदर इनपुट में कि क्या लिख देना, VT स्क्वायर बाय एक्सेस को पहले लिख देना और EF इंटू वीटी डिवाइड बाय एक्सेस को कोस ऑफ डेल्टा को आप बाद में लिख देना। ठीक है, यहां से आप क्या करना, दोनों में से VT बाय एक्सेस को कॉमन ले लेना, तो यहां पर बचेगा EF कोस डेल्टा माइनस VT बचेगा। यहां पर भी आप VT बाय एक्सेस को कॉमन ले लेना, VT बाय एक्सेस को आप कॉमन ले लेना, तो यहां बचेगा आपके पास में VT माइनस EF कोस डेल्टा, EF कोस डेल्टा। अब मैं बात करूं यहां पर तीन केस जो मैंने अभी आपको यहां बताया था। मैंने क्या बोला था कि ये हमारे पास में अगर EF कोस डेल्टा ग्रेटर देन VT है तो सोर्स के पास में पावर पॉजिटिव होगा, और सोर्स के पास में पावर पॉजिटिव होने का मतलब सोर्स यहां पर सप्लाई करेगा। क्या करेगा, सप्लाई करेगा। EF कोस डेल्टा अगर हमारे पास में इक्वल टू जीरो इक्वल हो जाए तो रिएक्टिव पावर जीरो होगा, वो रिएक्टिव पावर सप्लाई ही नहीं करेगा, तो नॉर्मली एक्साइटेड रहेगा। क्यों, कोई एक्साइटेशन नहीं है। अगर वो लेस देन होगा तो वो रिएक्टिव पावर नेगेटिव हो जाएगा। सोर्स के पास में पावर नेगेटिव होने का मतलब सोर्स पावर एब्जॉर्ब करेगा। यहां पर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कि क्या होगा, EF कोस डेल्टा जो है वो हमारे पास में इस केस में अगर लेस देन VT है, या फिर पहले अपन लिख देते हैं VT ग्रेटर देन क्या होगा हमारे पास में EF कोस डेल्टा है। अगर ये हमारा ये वैल्यू ज्यादा है, ध्यान रखना, तो मोटर के अंदर पावर पॉजिटिव है। जब लोड के पास में पावर पॉजिटिव होता है तो लोड पावर हमारे पास में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यहां पर क्या करेगा, एब्जॉर्ब मतलब सिंक की तरह काम करेगा, सिंक की तरह काम करेगा। यहां पर एब्जॉर्ब करेगा अल्टरनेटर, तो वो सिंक की तरह काम करेगा ना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहां पर तो दोनों बराबर अगर हो गए तो ये रिएक्टिव पावर हमारे पास में क्या होगा, जीरो होगा। और अगर मान लो ये वैल्यू हमारे पास में VT की वैल्यू कम हो गई EF कोस डेल्टा से, तो लोड के पास में रिएक्टिव पावर नेगेटिव आ जाएगा। लोड के पास में रिएक्टिव पावर नेगेटिव आने का मतलब है लोड यहां सप्लाई करता है, और सप्लाई करेगा तो सोर्स की तरह काम करेगा। तो ये सारी कंडीशन एक टेबल में। अगर कभी भी अगर आपको ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड का क्वेश्चन करना है, इस टेबल से आप कर लेना, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला, सोर्स के पास है पावर पॉजिटिव होने का मतलब सोर्स सप्लाई करता है। मैंने क्या बोला, सोर्स हो या लोड हो, सप्लाई करेगा तो ओवर एक्साइटेड होगा, चाहे मैं सप्लाई करूं चाहे आप सप्लाई करो। क्या बोले सर, मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ली है, मशीन के 1600 क्वेश्चन है या टोटल है? ओनली मशीन के 80 टेस्ट है बेटा। बाकी अगर आप देखोगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के आज 9 या 10 टेस्ट आज अपलोड हुए हैं, आज रात में और अपलोड होंगे। कल तक, कल संडे है मतलब परसों तक संडे है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल के 30 टेस्ट आपको हो जाएंगे उसमें। पावर सिस्टम के ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से 48 टेस्ट ऑलरेडी पावर सिस्टम के अपलोडेड हैं, तो वो 1600 क्वेश्चन ओनली मशीन के हैं। ऐसे मिलाकर अगर आप देखोगे सारे मिलाकर 3000 से प्लस क्वेश्चन जो है वो आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन में अपलोडेड है। तो 1600 अगर आप 3000 क्वेश्चन आप कर लोगे, इनफ है बेटा, मोर देन, है ना। ठीक है, वो ओनली मशीन की बात कर रहा हूं। 80 टेस्ट है, आप सारे मिलाकर देख लेना। RRB PYQ प्लस AJE PYQ सारे मिलाकर कम से कम आपके पास में 80 टेस्ट है ना एप्लीकेशन के अंदर। अभी और आएंगे, धीरे धीरे अपलोड होंगे, बाकी सब्जेक्ट के भी अपलोड हो रहे हैं। चलो तो यहां पर आ जाओ फिर से। मैंने क्या बोला, यहां अल्टरनेटर सप्लाई कर रहा था, सप्लाई करेगा तो ये ओवर एक्साइटेड होगा। ये क्या करेगा, ध्यान रखना, सप्लाई करेगा तो ये ओवर एक्साइटेड होगा, ये नॉर्मली रहेगा हमारे पास में, और ये अंडर एक्साइटेड होगा। यहां पर देखो लोड के पास में पावर नेगेटिव होने का, तो सप्लाई करेगा तो ये ओवर एक्साइटेड होगा, ये नॉर्मली होगा, तो यहां अंडर एक्साइटेड हो जाएगा। बस सिंपल तरीका है, कहां पर आपको दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत है। बहुत आसानी से आप ये ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, नॉर्मली एक्साइटेड के क्वेश्चन आप कर सकते हैं।
अरे जल्दी से बताओ, कर लोगे? जल्दी से बताओ, कर लोगे? कर लोगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे, कर लोगे? ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, नॉर्मली एक्साइटेड। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा कि अल्टरनेटर जब ओवर एक्साइटेड होता है तो बताओ कौन सा रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है, लेगिंग रिएक्टिव पावर या लीडिंग रिएक्टिव पावर? जल्दी से बताओ। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए अल्टरनेटर जब ओवर एक्साइटेड हैं तो लेगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा या लीडिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा? जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। लेगिंग सप्लाई करेगा या लीडिंग सप्लाई करेगा? हाँ अभी 89 की है, अभी ऑफर में है बेटा, ऑफर में 89 में आपको मिल रही है। चलिए जल्दी से बताओ। अगर अल्टरनेटर, ध्यान रखना, ओवर एक्साइटेड हैं तो वो लेगिंग सप्लाई करेगा या लीडिंग? तो ध्यान रखना लेगिंग सप्लाई करता है ना, लीडिंग नहीं करता है। लीडिंग तो मोटर करती है, लेगिंग ही सप्लाई करेगा, करेक्ट। लेगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा। मोटर होगी तो लीडिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगी, मोटर होगी तो लीडिंग रिएक्टिव पावर हमारे पास में क्या करेगी, वो सप्लाई करेगी। तो मोटर लीडिंग सप्लाई करती है, अल्टरनेटर लेगिंग सप्लाई करता है। तो ये हो गया हमारे पास में कंप्लीट, हमारे पास में पावर फ्लो इक्वेशन के क्वेश्चन आप इस टेबल से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूं ताकि ये दो चीज भी कंप्लीट हो जाएगी, ये भी इन्हीं से रिलेटेड है। और दो कर्व जो बार बार आपको पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप बार बार भूल जाते हो, वही कर्व। एक होगा वी कर्व, वी कर्व, और दूसरा होगा इन्वर्टेड वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व। चलो जल्दी से बताओ वी कर्व किस किस के बीच में प्लॉट किया जाता है? वी कर्व किस किस के बीच में प्लॉट किया जाता है? वी कर्व हम प्लॉट करते हैं, वी मतलब वी शेप बनाना है ना, आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट में। किस में प्लॉट करते हैं? आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट में। यहां पर हम प्लॉट करते हैं पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट में। पावर फैक्टर उल्टा वी बना देना है ना, इन्वर्टेड वी कर्व। तो ये हमारे पास में होगा वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व हमारे पास में रहेगा, है ना। क्लियर है? चलिए गगनदीप आ गए, वेरी गुड बेटा। अगर हम बात करें यहां पर वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व के बारे में, तो वी कर्व हम प्लॉट करते हैं आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट में, इन्वर्टेड वी कर्व प्लॉट करते हैं पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट के अंदर। और ये जो पॉइंट होता है ये होता है हमारा नॉर्मली एक्साइटेड, ये होता है नॉर्मली एक्साइटेड। यहां पर ध्यान रखना क्या बोला मैंने, यहां पर हमारा अल्टरनेटर होगा नॉर्मली एक्साइटेड, नॉर्मली एक्साइटेड। और ये मैंने जो बनाया है वो है वी कर्व। इससे पहले क्या होगा ध्यान रखना, अंडर एक्साइटेड होगा। नॉर्मल से पहले क्या होगा, अंडर होगा। नॉर्मल से पहले अंडर एक्साइटेड होगा, उसके बाद में ओवर एक्साइटेड होगा। ओवर एक्साइटेड में अगर मोटर यहां पर होगी तो वो लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगी, जनरेटर यहां पर होगा तो वो लेगिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा। अगर मैं इधर बात करूं, मोटर अगर अंडर एक्साइटेड होगी, मोटर अंडर एक्साइटेड होगी तो लेगिंग पर काम करेगी। यहां पर अल्टरनेटर अगर ओवर एक्साइटेड होगा तो हमारे पास में क्या होगा, लीडिंग पर काम करेगा। तो ये हमारे पास में होगा वी कर्व। अगर इन्वर्टेड वी कर्व की बात करूं तो सेम वही लाकर चिपका देना, वो ऐसा वैसा यहां चिपका दो, हो जाएगा हमारे पास में, और कुछ नहीं है ना। तो इन्वर्टेड वी कर्व में ये भी अंडर एक्साइटेड होगा, सेम वही केस है, अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड। यहां पर यूनिटी पावर फैक्टर मतलब नॉर्मली एक्साइटेड हमारे पास में रहेगा। तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा, ध्यान रखना, कि हमारा जो अल्टरनेटर है वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है। क्योंकि ध्यान रखना ये दोनों कब बनाते हैं अपन, वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व हम तब बनाते हैं जब हमारा अल्टरनेटर कांस्टेंट सप्लाई, कांस्टेंट पावर सप्लाई करे। किसको? ध्यान रखना, इनफाइनाइट बस को। क्या बोला मैंने? थैंक यू सो मच राजब। चलिए मैंने क्या बोला है, मैंने आपको ये बोला है कि हमारे पास में क्या होगा कि ये अल्टरनेटर जो है, ये जब अल्टरनेटर कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा हो इनफाइनाइट बस को, उस केस में ही हम प्लॉट करते हैं। आपसे बोला जाएगा कि हमारा अल्टरनेटर नॉर्मली एक्साइटेड है, नॉर्मली एक्साइटेड है अल्टरनेटर, और हम फील्ड फ्लक्स बढ़ा रहे हैं। फील्ड फ्लक्स बढ़ाने का मतलब है फील्ड करंट बढ़ाना, है ना। तो फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं या एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा।
तो बताओ आर्मेचर करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम रहेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। फिर से मैं आपको बताता हूं, ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूं। आपसे बोलेगा कि आपका अल्टरनेटर जो है वो क्या है, नॉर्मली एक्साइटेड है और हम फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं, तो बताओ आर्मेचर करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम रहेगा, क्या रहेगा। एप्लीकेशन का नेम बेटा इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट ही है। प्ले स्टोर पर आपको जरूर जो है वो सर्च करोगे मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक यहीं पर चैट बॉक्स में मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो जिसको भी ये सारी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, उसी एप्लीकेशन के अंदर जो है आप जाकर, मैं आपको शेयर कर देता हूँ इसके अंदर, जब तक आप आंसर बताओ जल्दी से। चलिए आपको लिंक मिल चुका होगा एप्लीकेशन का। चलिए, तो अगर यहां पर बात करें, देखो आपके सामने लिखा हुआ है कि नॉर्मली एक्साइटेड हैं और फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, ठीक है। नॉर्मली एक्साइटेड हैं, फील्ड करंट बढ़ाएंगे, आर्मेचर करंट बढ़ेगा। पावर फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर नॉर्मली आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि हम अल्टरनेटर में फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं, ऑप्शन ए होगा आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी होगा आर्मेचर करंट डिक्रीज होगा, ऑप्शन सी होगा आर्मेचर करंट फर्स्ट डिक्रीज होगा और देन इंक्रीज होगा, ऑप्शन डी होगा फर्स्ट इंक्रीज होगा और देन डिक्रीज होगा। समझ में आ गए चार ऑप्शन, बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोला मैंने। आपसे बोलेगा अल्टरनेटर में हम क्या कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग का करंट बढ़ा रहे हैं या फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं, या फील्ड फ्लक्स बढ़ा रहे हैं, या एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं। तो बताओ आर्मेचर करंट क्या होगा। ऑप्शन ए होगा इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी होगा डिक्रीज होगा, ऑप्शन सी होगा फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज होगा। तो जब वो कोई कंडीशन ना बोले ना तो फिर आप बोलोगे अच्छा ठीक है पहले डिक्रीज होगा और बाद में इंक्रीज होगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा जो अल्टरनेटर है वो मिनिमम करंट कहां पर ड्रॉ करता है, क्या बोला मैंने, मिनिमम आर्मेचर करंट किस कंडीशन पर ड्रॉ करता है। ऑप्शन ए होगा जब वो ओवर एक्साइटेड होगा, ऑप्शन बी होगा जब वो अंडर एक्साइटेड होगा, ऑप्शन सी होगा वो जब नॉर्मली एक्साइटेड होगा, या यूनिटी पावर फैक्टर पर होगा। ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे ना। क्लियर। तो ध्यान रखना यहां पर अगर हम बात करें इसके अंदर, तो हमारे पास में क्या होगा, मिनिमम करंट कहां मिलेगा आर्मेचर करंट, बताओ, जब वो नॉर्मली एक्साइटेड होगा। यूनिटी पावर फैक्टर पर होगा तो मिनिमम करंट हमारे पास में मिलेगा, यूनिटी पावर फैक्टर पर मिनिमम करंट मिलेगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व से बहुत सारे क्वेश्चन, आपको ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे, ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपसे पूछेगा कि बताओ मैक्सिमम पावर फैक्टर कहां पर होता है, तो जब हमारे पास में नॉर्मली एक्साइटेड होता है तो पावर फैक्टर मैक्सिमम हमारे पास में मिलेगा, बट हाँ करंट हमारे पास में मिनिमम मिलेगा यूनिटी पावर फैक्टर लोड पर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही समझ से, मतलब सही तरीके से पढ़ना कि वो कैसी बात कर रहा है, वो नॉर्मल से फील्ड करंट बढ़ा रहा है या इन जनरली फील्ड करंट बढ़ा रहा है। नॉर्मल से फील्ड करंट बढ़ाएगा तो इंक्रीज की हम बात करेंगे। तो चलो अब जल्दी से बताओ, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो मेरे अकॉर्डिंग आप जो हैं इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो आप आराम से कर लेंगे, कर लोगे, एक बार जल्दी से बता दो, कर लोगे, जल्दी से बताओ। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट होगा हमारे पास में वोल्टेज रेगुलेशन। क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यहां पर कौन कौन से मेथड्स होते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन की कैलकुलेशन के लिए यहां पर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है ईएमएफ मेथड, दूसरा हमारे पास में होता है उसका नाम होता है एमएमएफ मेथड, तीसरा हमारे पास में होता है जेडपीएफ मेथड, ईएमएफ मेथड, एमएमएफ मेथड, जेडपीएफ मेथड, और फोर्थ होगा हमारे पास में ए एस ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड। तो ये चार मेथड होंगे हमारे पास में वोल्टेज रेगुलेशन की कैलकुलेशन के लिए। क्या होगा हमारे पास में,
वोल्टेज रेगुलेशन की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास में 4 मेथड्स होंगे ना। नेक्स्ट, तो यहां पर हमारे पास में ईएमएफ मेथड का एक और नाम होता है सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड। क्या नाम होता है? सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड। सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन ये बोलेगा कि बताओ कौन से मेथड में जो हमें वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा वो मोर देन द एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा, और ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो उतना हमारे लिए अच्छी बात होती है। तो हमारे पास में वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा जिस मेथड से मिलेगा उसका नाम होगा पेसिमिस्टिक मेथड। क्या बोलते हैं अपन इसको? पेसिमिस्टिक मेथड। तो ये जो ईएमएफ मेथड होता है ना, ये एक पेसिमिस्टिक मेथड होता है। यहां पर एक्चुअल में वोल्टेज रेगुलेशन हमारे पास में, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअल रिजल्ट से ज्यादा मिलता है आपको, है ना। याद है सभी को? सर मशीन खत्म होते ही क्या करना है आपको? प्लीज मशीन के क्वेश्चन, बेटा मशीन के क्वेश्चन आपको स्टार्ट हो रहे हैं, अभी जो स्टार्ट हो रहा है ध्यान रखना। अगर आपको करना है, अगर जल्दी करना है तो आप उसमें कर सकते हैं। मंडे से जो अभ्यास बीच में चलेगा, मॉर्निंग में मशीन चलेगा, प्लानर देख लेना, मॉर्निंग में मशीन चलेगा और इवनिंग में पावर स्टोन चलेगा। यही 2 सब्जेक्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, इसमें आप कर सकते हो अगर आपको करना है प्रैक्टिस तो। अभ्यास बेच में जो 2 सब्जेक्ट, सॉरी आरंभ बेच में, अभ्यास नहीं है, आरंभ बेच में ना, आरंभ बेच में जो हमारे पास में जो मशीन चलेगा वो क्या चलेगा हमारे पास में, सुबह मशीन चलेगा और शाम को पावर स्टोन चलेगा। 2 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होगी वहां पर, उसमें कर सकते हो अगर आपको करना है जल्दी तो, है ना। बाकी जैसे ही क्रैश कोर्स पूरा खत्म होगा साहिल, डेफिनेटली मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आऊंगा। चलिए, एक्साइटेशन इंक्रीज करने पर एंगल पर क्या फर्क पड़ेगा उसका भी बात कर लेते हैं अपन अभी। चलो, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखना ये हमारे पास में ये होता है पेसिमिस्टिक मेथड। ये जो मेथड होगा ये होगा पेसिमिस्टिक मेथड। पेसिमिस्टिक मेथड, पेसिमिस्टिक मेथड क्या होगा? पेसिमिस्टिक मेथड हमारे पास में रहेगा। अगर मैं बात करूं ये जो है ये क्या होते हैं? ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास में? ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मेथड होते हैं। लेकिन अगर आपको कंपेयर करवा दे किसके बीच में, ध्यान रखना, अगर इन दोनों में कंपेयर करवाए, मान लो कि बताओ ईएमएफ और सॉरी एमएमएफ और जेडपीएफ मेथड में कौन ज्यादा हमारे पास में ऑप्टिमिस्टिक होता है? कौन ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है? तो क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ। लोड एंगल, पावर एंगल, टॉर्क एंगल सब कुछ सेम है ना। लोड एंगल, पावर एंगल, टॉर्क एंगल सब कुछ हमारे पास में क्या है? सेम होते हैं हमारे पास में। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एमएमएफ और जेडपीएफ में कौन ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा? ध्यान रखना, तो जेडपीएफ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है। कौन होगा? ध्यान रखना, जेड पी एफ जो है वो हमारे पास में ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। तो ध्यान रखना, जेड पी एफ जो है ये ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा एज कंपेयर टू एमएमएफ से। आपसे पूछेगा इन सभी में से मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है? क्या क्वेश्चन पूछेगा? मोस्ट एक्यूरेट मेथड इनमें से कौन सा होता है? तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड के लिए आपको लगाना है ASA मेथड। ये क्या होगा? ध्यान रखना, मोस्ट एक्यूरेट। तो ये तो हो गए सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या है? एक्चुअल रिजल्ट, हमारे जो रिजल्ट मिलेगा वो एक्चुअल रिजल्ट से कम मिलेगा। पेसिमिस्टिक का मतलब यहां जो रिजल्ट मिलेगा वो एक्चुअल से ज्यादा हमारे पास में मिलेगा। अब यहां पर ईएमएफ मेथड के अंदर फॉर्मूला अगर आप याद रख पाओ तो मैं आपको बता देता हूं। ईएमएफ मेथड के अंदर, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर एसएससी जेई के अंदर न्यूमेरिकल पूछा था, आई थिंक लास्ट ईयर ही पूछा था, और इस फॉर्मूले से आरआरबी के अंदर भी क्वेश्चन जो है वो आने का चांसेस है। एसएससी में तो पूछा ही है, आरआरबी में पूछ सकता है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट होता है। यहां पर हमारा लोड होगा लेगिंग लोड, यहां पर हमारे पास में क्या होगा? लेगिंग लोड होगा। यहां पर ईएफ एंगल कितना आएगा? लोड एंगल डेल्टा आएगा। आर ए जे एक्सेस वी टी एंगल 0 लोड हमारे पास में होगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मुझे बोल दिया जाए अगर कभी, तो मुझे अगर बोल देगा एग्जामिनर, तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा? ईएफ का एक फॉर्मूला याद रखना, ईएफ इजिकल टू होता है रूट ऑफ वी टी कोस फाई प्लस आई ए इंटू आर ए का स्क्वायर, वी टी साइन फाई प्लस आई ए इंटू एक्सेस का क्या होगा? स्क्वायर, आई ए इंटू एक्सेस का क्या होगा? स्क्वायर। ये ईएफ का फॉर्मूला होता है, ये लेगिंग लोड के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? लेगिंग लोड के लिए हमारे पास में होता है। जब लीडिंग लोड हो तो यहां माइनस कर देना, और कुछ नहीं है ना। लीडिंग लोड हो तो यहां माइनस कर देना। तो ये ईएफ का फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन एसएससी जेई में CBT 1 के अंदर क्वेश्चन आया था।
तो सीबीडी 2 के अंदर तो आपको पूछ ही सकता है, एसएससी जेई में आया तो आरआरबी जेई में आ सकता है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, तो मैं कल आपको इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। तो कल हम मिलेंगे, कल इस पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके अलावा हम टेस्टिंग अपन पढ़ेंगे, फिर हम सेलियन पोल सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे, फिर हम स्पेशल मोटर पढ़ेंगे। तो कल जो है हम स्पेशल मोटर और सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड क्यों नहीं होती है, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो वो हम कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ना। चलिए, याद है फॉर्मूला, वेरी गुड, ये फॉर्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल में कल आपको बताऊंगा इसके ऊपर क्या पूछेगा। चलिए, तो होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना है कि कैसा लगा है, दोस्तों तक शेयर भी जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।